अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उम्मतुल अज़ीज़ शहज़ाद का पढ़ने जा रही हूँ, बस थोड़ी-सी बेवफ़ाई। बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। रात भीग रही थी, फ़िज़ा में खुनकी भर चुकी थी। लॉन के दरख्तों के तनों के गिर्द लिपटे बरकी कुमकुमे के कोहर में धुंधले पड़ गए थे। शादी का हंगामा दुल्हन रुखसत होते समय अपने आंचल से बांध कर ले गई थी और अपने पीछे ये उदासी, ये कोहर आलू तन्हाई और दिल फुगार खामोशी छोड़ गई। दाऊद खान लाउंज के सफ़ेद और काली दबीज सोफे पर यूं ठुस सा बैठा था, गोया उसके जिस्म में जान ही न बची हो। और उसमें कोई शक बजा नहीं था कि उसकी इकलौती दुख्तर रोशनी वाकई उसकी जान, उसका महवरो मकसूद हयात थी। वो एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी का हामिल शख्स था। बाल अब तक काले थे, उनमें कहीं कहीं सफ़ेदी झलकती थी। उसकी चमकती आंखें इस वक्त भीगी हुई थीं। पता नहीं ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं। उसे अपने बाएं हाथ की पहली उंगली की पुश्त से आंखों की हदूद और उसकी मजबूती का भरम तोड़ते आंसू को झटका। तब उसकी निगाह अपने बेडरूम से बरामद होती अपनी बीवी पर पड़ी। वो अकेली होती तब वो ना चौंकता, उसके साथ उसका ब्राउन सूटकेस भी था। वो बेसाख्ता एक झटके से उठकर बेताबाना उस तक आया। ये क्या, उसे तहय्युर से कहना शुरू किया। उम्मीद, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? और उम्मीद ने ना सूटकेस का हैंडल छोड़ा, ना उसकी तरफ देखा, बस इतना बोली, मेरा काम बस यहीं तक था दाऊद। अमानत हकदार को बाहिफाजत पहुंच गई, सो मेरा काम मुकम्मल हुआ। मगर तुम कहाँ जा रही हो और क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम नाराज हो मुझसे? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसके कंधे थाम कर बेकरारी से पूछने लगा। आपकी बार उम्मीद ने निगाह उठाई। उसकी आंखों में आंसू ज्यादा थे या शिकवे, दाऊद अंदाजा नहीं ना कर सका। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई थी, आज से 14 साल पहले, और गलती की तलाफी तो खुद ही करनी पड़ती है। उसने बेबसी से रोते हुए कहा। उम्मीद, वो बुलंद आवाज में चिल्लाया और उसके हाथ से सूटकेस गोया छीन कर रखा और डिपट कर उससे पूछने लगा, बताओ क्या बात है? आखिर इस तरह नाराज होकर घर से जाने का क्या मतलब है? मतलब मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, मेरा फ़र्ज़ मनसबी मुकम्मल हुआ। अब इस घर में मेरे मज़ीद रुकने का क्या जवाज़? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, उसके कदमों की तरह। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ से क्यों जाओगी? दफ़अतन उम्मीद हिज़यानी अंदाज़ में उसके हाथ झटक कर चिल्लाई, नहीं है ये मेरा घर, ना रोशनी, ना तुम कुछ भी मेरा नहीं है। मैं बेवकूफ़ थी जो आज तक इसी शराब के पीछे दीवाना वार दौड़ती चली आई। और वो इस बुरी तरह बिखरी थी कि दाऊद से सँभाली नहीं जा रही थी। उम्मीद, मेरी जान होश करो, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे बताओ। वो उसे बाजुओं के हल्के में लेकर पुचकारने लगा। उम्मीद ने तनफ़ुस से उसे परे धकेला। नहीं दाऊद, मैं अब तुम्हारी झूठी मोहब्बत की पुरफ़रेब बातों के जाल में नहीं उलझ सकती। अच्छा हुआ जो मेरी हैसियत मुझ पर तुम्हारी ही ज़ुबानी आश्कार हुई, कोई और कहता तो मुझे यकीन ना आता। मगर तुम पर तो मुझे आज भी खुद से ज़्यादा यकीन है। वो शिकस्तगी से फिर रो पड़ी। दाऊद बुरी तरह झुंझला गया। क्या बेकार का तमाशा खड़ा कर रही हो? सारे नौकर अभी यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, आखिर पता तो चले कि हुआ क्या है। खूब, वो तंजिया मुस्कुराई, मगर आंखों से मुतवातिर आंसू गिर रहे थे। तुम चाहती हो कि कत्ल भी कर दो और चर्चा भी ना हो? शट अप, वो दृष्टि से धाड़ा, तमीज से बात करो और सीधी तरह बता दो कि मामला क्या है। उसकी बर्दाश्त की हद यहीं तक थी, और फिर वो कोई दिया तो थी नहीं कि जिसकी बदतमीजी भी वो सर आंखों पर संभाल रखता। और वो जहर खुंद होकर बोली, मामला ये है कि जिस मकसद के लिए तुमने मुझे अपनाया था वो पूरा हुआ, लिहाजा अब मेरा यहाँ रहना मजीद रहना बेमायनी है। ये तुमसे किसने कहा? वो तेज लहजे में पूछने लगा। तुमने। वो बड़े सुकून से बोली, तूफान की तबाहकारी के बाद का सुकून। मैंने? दाऊद इस्तेजाब से बोला, हाँ तुमने, लिखा है तुम्हारी डायरियों में, चाहो तो जाकर देख लो अगर भूल गए हो तो। वो सपाट लहजे में बोली। तभी बाहर गेट पर किसी गाड़ी का हॉर्न गूंजा और उम्मीद ने दोबारा सूटकेस उठा लिया। घर से निकलते उसे एक अलविदाई नज़र घर के दरों दीवार पर डाली, जो उसके अपने कभी थे ही नहीं, मगर ये सच्चाई उस पर आज आश्कार हुई थी। त तुम्हारी आंखों में तिल है दाऊद? दिया ने चावल खाते हुए चमचा प्लेट में रख दिया और हैरत आमेज ताज्जुब से बोली, होगा, कभी और नहीं किया। उसे अपने सामने रखी डिशेज से भरपूर इंसाफ करते हुए लापरवाही से कंधे उचकाए। वो और दिया इस वक्त लंच लंच करने ऑफिस के करीबी चाइनीज रेस्टोरेंट में आए थे। ओ मेरे खुदा! दिया ने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया और अजियत आमेज अंदाज में नीचे देखते हुए अपना सर नफी में हिलाने लगी। क्या हुआ, फिर सर दर्द? दाऊद ने यकलख्त खाना छोड़कर उसकी जानिब फिक्रमंदी से देखा। चलो उठो, फौरन डॉक्टर के पास चलो। वो उठने लगा।
मुझ से कैसे चूक हो गई, मेरा ध्यान तुम्हारे दिल की तरफ कभी क्यों नहीं गया है, ये क्या बोल रही हूँ। वो हैरत से बोला। प्लीज, दिया हाथ के इशारे से उसे टोकती हुई बोली। मैं इस वक्त घर जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। वो अपना हैंड बैग उठाते हुए कुर्सी से उठ गई। मगर ऐसे कैसे? अरे बात तो सुनो भाई, क्या हुआ? मगर दाऊद की बात सुने बगैर वो रेस्टोरेंट से बाहर जा चुकी थी। वो हक्का बक्का रह गया। दिया सप्तैन अपने धीमे धीमे सुलगते नाम की बरक्स भड़कता शोला थी। वालदैन बचपन में गुजर गए थे। खाला ने अपने 6 बच्चों के साथ खुदा खौफी के तहत उसे जैसे तैसे पाल ही लिया था। अगर 2 वक्त की रोटी खिला देना और छत का आसरा फराहम करना पालना कहलाता है, तो वाकई उसे उसकी खाला ने पाला था। बाकी तन ढांपने के लिए उतरन भी मिल जाती थी और खेलने के लिए टूटे खिलौने भी। फिर पता नहीं कब उससे अपना हक मांगना सीख लिया था। सरकारी स्कूल में दिल लगाकर पढ़ती थी, बड़ी जमातों में आई तो अपनी किताबों वगैरह का खर्चा ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर पूरा करने लगी। उसमें से कुछ बचता तो अपने छोटे मोटे दूसरे अखराजात में निकाल लेती। हालांकि उसकी ज़ात की परवाह अब इतनी नहीं रही थी कि उनकी शादी के लायक 4 बेटियां ही उनकी फिक्रात का महवर बन कर रह गई थीं। वो बड़ा सुहाना दिन था कि जिस दिन वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। दाऊद खान, ऊंचा लंबा गोरा चिट्टा घने स्याह बालों और खाबिदा आंखों वाला खूबरू संजीदा बुर्दबार और लिए दिए रहने वाला नौजवान था। वो मिजाजन रिवायती मर्द था। सारा खानदान पेशावर में आबाद था। वो पढ़ाई की गर्ज से यहाँ आया था। उसे चीख चीख कर बातें करने वाली लड़कियां सख्त नापसंद थीं। उसके ख्याल में लड़कियों को सुबह खराम नदी की तरह होना चाहिए था, ना कि चढ़े हुए चिंगारते दरिया के मानिंद मुंह जोर। मगर क्या किया जाए, अक्सर जो चीज़ तबीयत को नहीं भाए वो दिल को भा जाती है। शायद दिल इंसान का असली दुश्मन है। जब मैंने आपसे कल ही फरमा दिया था कि कल यानी आज मैं नुस्खा हाय वफा इशू करवाऊंगी, तब आपकी हिम्मत कैसे हुई इस किताब को किसी और को देने की? वो पिंक कॉटन की कमीज, ब्लू जीन्स में मलबूस सफ़ेद ऊनी शॉल कंधों के गिर्द लपेटे, एक हाथ कमर पर टिकाए और दूसरा हाथ नचा नचा कर लाइब्रेरी इंचार्ज से उलझ रही थी। इंचार्ज की मोटी अरसों और काली कमानी वाली भारी भरकम ऐनक नाक की नोक पर टिकी हुई थी, जबकि उसकी आंखें दिया पर नागवारी से मरकूज थीं। देखिए मोहतरमा, ये लाइब्रेरी है। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ आहिस्तगी से गुफ्तगू करें। दोयम ये कि गुफ्तगू तमीज़ के दायरे में हो। सोयम, मगर बात मुकम्मल करने की हसरत उसके दिल में फड़फड़ा कर रह गई और लब महज थरथरा कर भाड़ में गया। दोयम सोयम, मुझे किताब चाहिए। जब मैं आपसे कह गई थी। अब की बार इंचार्ज ने, उसकी बात नहायत बेदर्दी से उचकी थी। क्या आपने इस लाइब्रेरी के जुमला हकूक अपने नाम करवा लिए हैं? जो मुझसे इस लहजे में गुफ्तगू फरमा रही हैं आप? जाइए, नहीं देता मैं आपको किताब। तब आप क्या कर लेंगी? वो भिना गया था। अरे वाह, उसे लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाया। देखती हूँ कैसे नहीं देते। जाओ और अच्छी तरह देख लो, वो जारियत से बोला। सर प्लीज़ मामला ख़त्म करें। दिया की सहेली मोना ने, जो दौराने लड़ाई उसके साथ ही इस्तादा थी, झगड़ा बढ़ते देखकर मुदाखलत की। चलो अब तुम यहाँ से। क्यों अपनी शामत बुलवानी है? वो उसे खींचती हुई बोली। मगर उन्होंने कल मेरे कहने पर इत्मीनान से गर्दन क्यों हिलाई थी? वो रूहान से लहजे में बोली। अंदाज शिकायती था। मेरी माँ, उसे झिल्लाकर उसके सामने हाथ जोड़े। हो गई इनसे गलती, अब माफ़ करो। मगर मुझे नोट्स बनाने थे। अब क्या करूँगी? आंसू बह निकले। ओफो, रेडीमेड नोट्स से काम चला लेना। वो ज़िद होकर बोली। कभी नहीं। उसे बच्चों के से अंदाज में पैर पटके। ये ले, मान कोई उसके उकब से बोला। वो बेसाख्ता बोली। और ख़त्म करें ये तमाशा। आपको इतना एहसास भी नहीं कि ये लाइब्रेरी है और यहाँ आप इस कदर हंगामा बर्पा किए हुए हैं। दाऊद ने किताब उसके हाथ में ज़बरदस्ती थमाते हुए दुरुस्त लहजे में झाड़ भी पिला दी। मगर दिया ने उसकी डांट या झाड़ जो कुछ भी था का बुरा कतई नहीं माना, उल्टा उसकी शुक्रगुजार हुई। थैंक यू सो मच। उसकी आंखों की जगमगाहट और लबों की मुस्कान दीदनी थी और वो देख रहा था यकटक बिना पलक झपके। क्यूपिड के तीर वाली बात अगर सच है तो वो उसके तीर का घायल हो चुका था। नोट्स अच्छे बन गए थे, सो दिया का मूड भी बेहद खुशगवार हो चला। लाइब्रेरी वाले वाक़े को पूरे 5 रोज़ गुजर चुके थे, मगर फिर भी उसे जाकर इंचार्ज से माजरत चाहिए। उन्होंने भी कोई मोटी सी किताब पढ़ते पढ़ते गर्दन खफीफ सी हिलाकर माजरत कबूल कर ली। किताब उसे दाऊद ही को शुक्रिया के साथ वापस करनी थी, सो वो उसे पूरी जामिया में ढूंढती फिरी। वो कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ मिला। दिया बेधड़क उस तक चली आई। ये लें अपनी किताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे ये किताब ना देते तो मैं अपने नोट्स कभी ना बना पाती। सारे लड़के आंखों ही आंखों में एक दूसरे को मायने खेज इशारे करने लगे।
दाऊद ने जल्दी से किताब पकड़कर उसे टालना चाहा। इट्स ओके, इसीलिए रूखे लहजे में बोला था। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, उसने हुलूस से कहा। लड़कों को खंखारते खंखारते गोया खांसी का दौरा सा पड़ गया और दाऊद को गुस्से का। बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, अब जाओ यहाँ से, उसे इस बार झिड़क कर कहा था। उसकी जगर जगर करती आंखों में पहले तहय्युर, उसके बाद मोटे मोटे आंसू उभरे और वो उन्हें जब्त करती पलट गई। क्या बात है भाई तेरी शहजादे, पूरी यूनिवर्सिटी में किसी लड़के को मुंह नहीं लगाती, मानना पड़ेगा। तेरी जहानत को कैसे इसे राम किया है कि तेरे काम आने को मरी जा रही है। आमिर लफंगेपन से बोला तो वो भड़क कर उठ खड़ा हुआ। जुबान संभाल कर बात करो आमिर, हर लड़की को एक ही खाने में फिट करने की कोशिश मत किया करो। वो कहकर रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता कैंटीन अबूर कर गया। ओए होए, सबने एक बार फिर आंखें नचाई, गोया ये बात है। 3 दिन हो गए थे वो यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और दाऊद को लगता था ये जैसे ये 3 दिन नहीं 3 सदियां गुजर गई हों। हर मंजर अधूरा और बेजान मालूम हो रहा था। रगोपै में लहू नहीं बेचैनी दौड़ रही थी तो सीने में कुछ सुलग रहा था। क्या ये वो जानने से कासिर था? चौथे दिन कहीं जाकर उसकी सूरत दिखाई दी तो मंजर मुकम्मल और जानदार महसूस हुआ। रगोपै में सरूर और सीने में ठंडक, आंखों में रोशनी। वो दीवाना वार उसकी जानिब दौड़ा। दिया, तुम कहाँ थी? उसे कुछ ऐसी तड़प से पूछा कि वो मुतहैयर रह गई, फिर संभल कर बोली, तुमसे मतलब। वो सोचने लगा कि अब क्या कहे अपनी बेकरार रातों का अहवाल। अगर उसे यूं ही सरेराह सुना दिया तो क्या वो यकीन करेगी? फिक्र थी तुम्हारी कि तुम कहाँ हो, वो खुद पर काबू पाकर बोला। वो जो ठहर गई थी फिर चलने लगी, वो उसके हमकदम था। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी फिक्र करने को काफी हूँ, उसे सर झटक कर इस महलाल से कहा। तो दाऊद का दिल तड़प कर रह गया। बुखार था और सर में दर्द भी। वो गालिबन ज्यादा देर नाराज रहने वालों में से नहीं थी। ओहो, वो तशवीश से बोला, डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर के पास जाकर उसकी फीस अदा करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अपने तौर पर दवा ले ली थी, वो तलखी से बोली और दाऊद का दिल तासुफ में डूब गया। दूसरे दिन यूनी ऑफ होने के बाद वो उससे मिला। वो स्टॉप पर खड़ी थी। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? उसे तीखे लहजे में पूछा। वो गड़बड़ा गया। वो अपने तौर पर मोहब्बत की इब्तदाई मनाजिर तय कर बैठा था, मगर उसमें आज तक दिया को कुछ बताने की हिम्मत नहीं आ सकी थी। तुम सच सच बताओ दाऊद, आखिर मुझे समझ क्या रहे हो? क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की? ओह शट अप प्लीज। अब तुम मुझे ऐसा वैसा समझ रही हो? वो उंगली उठाकर तंबी करने वाले अंदाज में बोला। मैं तो एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मगर हमारी दोस्ती कब हुई? उसने तमस्कुर से कहा। नहीं हुई तो लो, आज और अभी, बल्कि इसी वक्त मैं तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उसने वाकई हाथ बढ़ाया। 2 मिनट तो दिया उसे यूं देखती रही, गोया जांच रही हो। फिर उसके बाद दिया ने उसका हाथ थाम लिया था, कभी ना छोड़ने के लिए। दाऊद ने उसे ले जाकर डॉक्टर को दिखाया, दवा दिलाई। वो मना करती रही, मगर उसने क्या दोस्त होने के नाते मेरा इतना फर्ज भी नहीं कहकर खामोश करवा दिया। फिर आराम करने और घर पर रहने का मशवरा देने लगा। दाऊद प्लीज मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, मैं इन रवैयों की आदी नहीं हूँ। उसकी आवाज़ भीग गई। क्यों, क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा ख्याल नहीं करते? वो यही समझ सका। वो मेरे बचपन ही में फोत हो गए थे, मुझे मेरी खाला ने पाला है। वो गर्दन मोड़कर गाड़ी से बाहर देखने लगी। ओह आई एम सॉरी, वो शर्मसार सा हुआ था। फिर बोला तो लहजा शदीद था। अगर आज तक तुम्हारा किसी ने ख्याल नहीं रखा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई आइंदा भी ना रख सकेगा। क्या पता, मुझे अपनी किस्मत पर कुछ खास भरोसा नहीं। अरे बाप रे, इतनी कनूतियत! वो दानिश उसका ध्यान बटा रहा था। इसे कनूतियत नहीं, हकीकत पसंदी कहते हैं, जो तुम जैसे पैदाइशी खुशनसीब की समझ में आसानी से आएगी नहीं। गाड़ी यहीं साइड पे रोक दो, यहाँ से मैं पैदल ही घर जाऊंगी। तुम्हारी गाड़ी से अगर किसी ने मुझे उतरते देख लिया तो मेरे किरदार पर सौ सौ बातें बनाएगा। दाऊद का फाइनल सेमेस्टर नज़दीक था, सो वो सब कुछ पसे पुश्त डाले पढ़ाई में मुनहमिक था। अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियों के साथ बनी संगी बेंच पर बैठा रजा के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी वो आन धमकी, खूब यहाँ पढ़ाइयाँ की जा रही हैं। इतने दिन दिन से हाल पूछने की भी तौफीक नहीं हुई तुम्हें? उसने अपने अजली लड़ाका अंदाज में कमर पर हाथ टिकाया। रजा अजहद दिलचस्पी बल्कि, जबकि दाऊद ने फाड़ खाने वाले अंदाज में उसे देखा। मैं इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। वो उसे उसका लहजा सब कुछ नज़रअंदाज करता दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जे हो गया। बाद में मैं बिजी हो जाऊंगी, बात अगर होगी तो इसी वक्त होगी। वो अकड़ कर बोली। आराम से बैठ जाए ना आप, फिर बातें करें। रजा अपने फैले नोट्स समेटता बड़ी खुशी इखलाकी से उसके लिए जगह बनाने लगा।
میں نے کہا نا ابھی جاؤ یہاں سے۔ اس بار داؤد نے آنکھیں نکالی اور تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر اسے جھڑک ہی دیا۔ آئندہ میرے پیچھے آئے تو منہ توڑ دوں گی، وہ روحان سے لہجے میں گھونسا لہرا کر بولی اور مڑ کر چلی گئی۔ کیا ہے سن تو لیتے کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ رضا نے داؤد کے روٹ رویے کا بے حد برا منایا۔ وہ کچھ نہ بھی کہے تو تب بھی میرا دل اس کے دل کی ہر آواز سن لیتا ہے، داؤد نے دل ہی دل میں کہا، مگر زبان پر یہ جملہ تھا۔ چھوڑو اسے، ہاں تو ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ سب میری ہی غلطی ہے، اسے سوں سوں کرتے دل گرفتی سے سوچا۔ وہ اس وقت اپنے مخصوص اسٹاپ پر کھڑی گھر جانے والی ویگن کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی داؤد نے اسے جا لیا اور لگا منت کرنے کہ ایک بار وہ اس کی بات تو سن لے۔ میں نے ہی تمہیں سمجھنے میں سنگین غلطی کر دی، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے دوستی کا اعلان سب کے سامنے ببانگے دہل کر سکے۔ وہ زود رنجی سے بولی۔ اسٹاپ پر رش تقریباً چڑھ چکا تھا، اکا دکا موجود لوگ انہیں بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ داؤد جیسے سنجیدہ مزاج انسان کے لیے خاصی آکورڈ صورتحال تھی، اس لیے وہ جھنجھلا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، باقی کا رونا دھونا گاڑی میں بیٹھ کر لینا یار، یہاں سے تو چلو۔ نہیں چلوں گی تمہارے ساتھ، وہ بھڑک کر چلائی۔ اچھی بات ہے، وہ غصے سے بولا، پھر میں تمہیں زبردستی گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال لوں گا اور لوگ مجھے اغوا کار سمجھ کر پیٹنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد وہ حوالہ پولیس کر دیا جاؤں گا۔ یہی چاہتی ہو نا تم؟ اور دیا نے مزید کچھ کہے بنا زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور داؤد کا جی چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہی بال نوچ ڈالے۔ چلو، اسے رونے کے درمیان ذرا توقف کرتے ہوئے کہا تھا، اور داؤد ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر فٹافٹ گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی اس پر الزامات کی بوچھاڑ کیے جا رہی تھی۔ تم سب کے سامنے مجھے دوست کی حیثیت سے متعارف کروانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہو۔ میں نے بارہا محسوس کیا ہے، تم سب کے سامنے مجھ سے یوں انجان بن جاتے ہو گویا میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، میرا معمولی حلیہ تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہوگا۔ کہاں تم امپورٹڈ کپڑے پہننے والے، میں لوکل کپڑے پہنتا ہوں۔ اسے پوری توجہ سے اس کی بات سنتے ہوئے ٹوکا۔ اچھا، وہ حیران ہوئی۔ خیر تم اپنی بات جاری رکھو، اس نے شاہانہ طریقے سے ہاتھ اٹھا کر اجازت دی۔ میں کیا تمہیں پاگل دکھائی دیتی ہوں؟ اس کے انداز پر تل ملا گئی۔ ارے کیوں؟ وہ بوکھلا گیا۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں تم سے شکایت کر رہی ہوں اور تم؟ اسے تعصب سے ہونک بنے داؤد کو دیکھا، پھر مایوسی سے نفی میں سر ہلا کر اٹھنے لگی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، بیٹھو۔ دفتن داؤد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، اور اب تم غور سے سنو۔ اس کا لہجہ اتنا گمبھیر تھا کہ وہ مکانکی انداز میں دوبارہ بیٹھ گئی۔ وہ بولنے لگا، جب میں نے پہلی بار تمہیں لائبریری میں انچارج سے جھگڑتے دیکھا تو سچ پوچھو تو تم مجھے بہت بری لگی تو تم مجھے بہت بری لگی۔ تمہیں مجھے یوں چیخ چیخ کر بولنے اور بات بات پر مرنے مارنے پر تل جانے والی لڑکیاں بے حد بری لگا کرتی ہیں، مگر وہ رکا اور جیسے مناسب ترین لفظوں کا انتخاب کرنے لگا۔ دیا نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی تمہید سن رہی تھی، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا تو مجھے بے تحاشا اچھی لگنے لگی، اتنی اچھی کہ جی چاہتا ہے تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر کہیں محفوظ کر لوں۔ اس کی آنکھیں لو دے رہی تھی اور الفاظ جیسے بھی رہے ہوں ان سے سچائی شفاف موتیوں کی طرح دمک رہی تھی۔ دیا دم بخود رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا سو گئی ہو؟ داؤد نے اس کی ٹھہری حیران آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ کچھ دیر بعد اس کے لب واہ ہوئے۔ جی ہاں۔ داؤد کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پہلی لڑکی دیکھی تھی جو اظہار محبت پر شرمانے لجانے کے بجائے الٹا سوال کر رہی تھی۔ میں یقیناً یہی کہہ رہا ہوں، اگر محبت کرتے ہو تو سب کے سامنے مجھ سے بات کرنے سے کتراتے کیوں ہو؟ آنکھیں نکال کر تفتیشی انداز میں اپنے اور تمہارے تعلق کو تماشا نہیں بنانا چاہتا، وہ سنجیدگی سے بولا، اور اس نے دیکھا اب کی بار وہ کھل کر مسکرائی تھی بنا کسی فکر اور خدشے کے۔ پھر وہ دونوں اتنی تیزی سے نزدیک آئے کہ خود ہی حیران رہ جاتے۔ داؤد خان ایک سیدھی سادی اور بہترین زندگی گزارتا آیا تھا، جبکہ دیا کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کی زندگی نہ سیدھی سادی تھی اور نہ ہی بہترین، اور اب جو داؤد کی صورت میں اسے خوشی ملی تھی تو نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہ خوف جونک کی طرح چمٹ گیا تھا کہ ہو نہ ہو زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر جلد یا بدیر یہ خوشی اس سے چھن جائے گی۔ داؤد اس کے واہموں پر ہنستا، اس کا مذاق اڑاتا۔ وہ زیادہ فکر مند ہوتی تو اپنی وفاؤں کا یقین دلاسے دیتا۔ دن پر لگا کر روٹ گئے اور داؤد کا فائنل سیمسٹر آن پہنچا۔ اس نے پیپرز دیے اور اختتام پر اپنے گھر روانگی کی ٹھانی۔ دیا سے الوداعی ملاقات کے لیے آیا۔
यहाँ उसके वही खर्चे। हमेशा के लिए जा रहे हो ना, मैं जानती हूँ। तुम वहीं अपनी किसी कज़न से शादी कर लोगे और लौट कर नहीं आओगे। वो सीने पर हाथ बांधे मुँह फुलाए पेश गोइयाँ कर रही थी। हैरत अंगेज़ वो बुरी तरह चिढ़ गया, मगर बज़ाहिर दिलचस्पी से पूछने लगा, कब सीखी तुमने एस्ट्रोलॉजी? बताया भी नहीं। अच्छा खैर, मज़ीद बताओ। मैं मुस्तक़बिल करीब में और क्या-क्या करने का इरादा रखता हूँ। मज़ाक उड़ा रहे हो? उसने झील जैसी आंखें उठाकर उसे शिकवा के निगाहों से देखा। यार, अब रोना शुरू मत कर देना। तुम क्यों फजूल बातें सोचती रहती हो? और उसने भल भल रोना शुरू कर दिया। दाऊद ने बेचारगी से उसे देखा। यार दिया, पब्लिक प्लेस है, तुम्हारे आंसू भी साफ नहीं कर सकूंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं यार। वो लाचारी से बोला। उसे कुछ इतने गैर रोमानवी अंदाज में रोमानवी बात की थी कि दिया बेसाख्ता हंस पड़ी। ये हुई ना बात, उसका दिल शाद हो गया। वो मुस्कुरा कर बोला, तो लहजा मजबूत था। अपने दिल से ये वहम निकाल दो दिया, दाऊद खान ने तुम्हें जुबान दी है कि वो मर जाएगा, मगर किसी कीमत पर भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने देगा। मैं यकीन रखती हूँ तुम्हारे जज्बों की सदाकत पर। वो बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ कर बोली, मगर इस दिल का क्या करूँ? पागल समझता ही नहीं। उसकी आवाज़ में मासूम सी बेचैनी थी। छोड़ो दिल को उसके हाल पर और बताओ मुझे, मैं पिशावर से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? दंदासे के अलावा जो चीज जी चाहे, वो मुकम्मल संजीदगी से बोली। दाऊद खुलकर हंस पड़ा। पढ़ाई खत्म, अब आगे का क्या सोचा है? वह सुकून से माँ की आगोश में सर रखे आंखें मूंदे हुए था। तभी माँ ने बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए सवाल किया, जॉब और क्या? वो इत्मीनान से बोला। माँ शफकत से मुस्कुराई। और शादी? शादी नहीं करनी क्या? आप इसहाक ही कर दें। उसने खुद से छोटे भाई का नाम लिया। है बेवकूफ। माँ ने प्यार से सर पर चपत रसीद की। वो भी छोटा है, पहले तेरी होगी, फिर देखना लड़की की। यही तो सही उम्र होती है अपने घर जाने की। जरीना कितनी फिक्रमंद रहती है सबीका के लिए। पहले लबों की मुस्कुराहट गायब हुई, फिर आंखें पट से खुली। उसके बाद वो खुद एक झटके से उठ बैठा और बड़ी फिक्रमंदी से उन्हें देखने लगा। सबीका? उसका यहाँ क्या जिक्र? वो समझ नहीं सका। क्यों? माँ के तेवर बिगड़े और फिर किसका जिक्र होगा? बचपन से तेरे नाम पर बैठी है, और कितना इंतजार करवाऊं अपनी बहन को? दाऊद को लगा जैसे किसी ने कोहे हिमालय उस पर लाद दिया हो। वो बिलबिला कर बोला, मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो उठ खड़ा हुआ। खाना खराब। माँ गुस्से से बुड़बुड़ाई। उसका सुर्ख और सफेद रंग आतिश हो गया था। फिर किससे करेगा? और दाऊद ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ेगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहा था कि वो यूं दिया का जिक्र अपनी माँ से करेगा, मगर क्या करता, करना ही पड़ा। मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, दिया नाम है माँ। वो बहुत अच्छी बहुत मासूम लड़की है। आप उससे मिलेंगी तो वो सोने की भी हो तब भी मुझे कबूल नहीं। मेरी बहू अगर अगर कोई बनेगी तो वो सबीका ही होगी। लेना मेरी इस बात को। ये अजीब बात है, करने पढ़ाइयाँ जाते हो और लेकर बीवियाँ लौटते हो, मगर याद रखना, तूने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने साफ जता दिया। दाऊद ने बेअंदाजा परेशानी महसूस की थी। फिलहाल वो जैसे तैसे शादी के जिक्र और सबीका के लिए माँ की फिक्र दोनों से बमुश्किल जान छुड़ाकर वापस कराची लौटा था, और यहाँ एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब कर ली। वो मुतफक्किर था और मुस्तरिब भी। दिया ये बात महसूस किए बिना ना रह सकी। उसे अपनी बातों के दरमियान दाऊद से बारहा सवाल किया था, क्या हुआ, इतने परेशान से क्यों लगते हो? वहम है तुम्हारा। वो साफ टाल गया। अपनी माँ की ख्वाहिश और मुतालबा उसको बताकर वो अपनी परेशानियों में इजाफा नहीं करना चाहता था। नहीं, बताओ मुझे। वो हर धर्मी से बोली तो वो गुस्से में आ गया। क्यों एक बात के पीछे पड़ जाती हो? मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी बचकाना बातों आदतों से। वो इस बार बिल्कुल खामोश रही और इसी खामोशी से फोन बंद करके स्विच ऑफ कर दिया। अरे, उसे बेहद हैरानी से फोन कान से हटाया। एक बार, दो बार, तीन बार उसका फोन मुसलसल पावर ऑफ की गिरदान करता रहा। दाऊद ने झुंझलाकर फोन दीवार पर दे मारा था। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ जो तुम्हें हर्ट किया। तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। अगली दोपहर 3 बजे जब वो बेदिली से अपने ऑफिस में बैठा, किसी फाइल पर काम कम और गलतियां ज्यादा कर रहा था, तब उसे दिया का ये पैगाम जहाँ फजा मिला। पैगाम पढ़कर मिजाज से सारी तलखी जाती रही। मूड खुशगवार और जहन बशाश हो गया। उसने फाइल एक तरफ की और जरा रिलैक्स अंदाज में कुर्सी की पुश्त से कमर टिकाकर फौरन उसे फोन मिलाया। सजा तजवीज कर ली है मैंने तुम्हारे लिए। राब्ता कायम होने पर उसे छूटते ही कहा, कहो। वो रोई रोई सी आवाज में बोली, गोया दाऊद के दिल को चीरे लग गए। कल का पूरा दिन मेरे नाम करो। वो तहकुम से बोला। तस्लीम? उसे लगा वो मुस्कुराई हो। दाऊद ने फोन बंद कर दिया।
और अब की बार वो दिल जमई से फाइल की जानिब मुतवज्जे हुआ था, और वो दोनों पूरा दिन सिवाय समंदर की बाहों के और कहाँ गुजार सकते थे। सो वहीं चले आए। पहले गिले शिकवे रूठना मनाना, उसके बाद बात मुस्तकबिल की होने लगी। अब शाम ढल रही थी। समंदर की नमी बदमस्त हवा धुंध हो रही थी। आसमान की नीलाहट पर शफक फैलती जा रही थी। सूरज गरूब होने को था। परिंदे अपने ठिकानों को वापस लौट रहे थे। ताहद निगाह तक फैला जोरावर मुतकब्बर समंदर कुछ और पुरस्रार लगने लगा था, और उसके किनारे दो दीवाने अपने इर्द गिर्द से बेनियाज मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे थे। हम हर साल अपनी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी मनाया करेंगे, और वो भी किसी हिल स्टेशन जाकर। दिया अपने उड़ते बालों को चेहरे से हटाते हुए बोली, अच्छा आइडिया है। वो पुरहिद्दत निगाहों से उसका चेहरा तक रहा था। और तुम मुझे बाकायदा डिनर पर ले जाकर, इनफैक्ट कैंडल लाइट डिनर पर ले जाकर सुर्ख गुलाबों और अंगूठी के साथ विल यू मैरी मी कहोगे। वो गश्त शहादत उसकी जानिब उठाकर धोस भरे लहजे में बोली, तो उसने अपना सर दोनों हाथों पर गिरा लिया। खुदा का शुक्र है तुमने डायमंड की अंगूठी की शर्त नहीं लगा दी। तो वो बुरा मान कर बोली, मैं मादा परस्त नहीं हूँ, सिर्फ जिंदगी को ख्वाबों की तरह बसर करना चाहती हूँ। चूंकि बचपन से मुझे ख्वाब भी बहुत हकीकत पसंदाना किस्म के आते रहे हैं, इसलिए मैंने जागती आंखों से ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। आखिर में उसके लहजे में अफसर्दगी घुल गई। बहुत अच्छा किया। वो उसकी उदासी भांप कर खुशदिली से बोला, जागती आंखें बंद आंखों से ज्यादा खुशकुन ख्वाब देखती हैं। चलो अब चलें, मुझे घर ड्रॉप कर दो। मज़ीद यहीं ठहरे तो मुझे देर हो जाएगी। उसने अपनी सफ़ेद स्ट्रैप वाली घड़ी देखी जो शाम के 5 बजा रही थी। उफ़! तुम्हारे साथ वक़्त कितनी जल्दी गुज़र जाता है। काश कि तुम्हारे साथ मेरा वक़्त ठहर जाया करे। उसने बड़े जज़्ब से दुआ की थी, और दिल से मांगी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती। दिन यूं ही आम से अंदाज में गुजरते गए। हाँ, इतना हुआ कि दाऊद जिस फर्म में मुलाजिम था, वहीं उससे ज़रा सी कोशिश करके दिया को भी रखवा दिया कि उसे ज़रूरत थी। दाऊद को भी इत्मीनान रहता था कि वह नज़रों के सामने रहती। गो के ऑफिस में वो उसे बहुत लिए दिए रहती, बात भी काम की करती, और ये दाऊद ही की ताकीद पर वो कर रही थी, वगरना उसका बचकाना मिजाज। दाऊद के इत्मीनान की झील में पहला भारी पत्थर कल ही पड़ा था। कल माँ का फ़ोन आया था। जरीना हालांकि तबीयत नामालूम वजूहात की बिना पर बिगड़ गई थी, और वो सबीका को जल्द अज जल्द दुल्हन बने देखना चाहती हैं, और दाऊद की माँ फिरोज़ा उसे दूल्हा वो ने फ़ोन पर हर तरह से टाल चुका था कि इब्राहिम खान उसके वालिद ने उसकी एक भी सुने बगैर फ़ौरन से बेशतर उसे पेशावर तलब किया। क्या करता, जाना ही पड़ा। जाने से कबल वो हल्के फुल्के अंदाज में उन बातों का जिक्र दिया से करना चाहता था। सविका को अपनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो माँ बाप को दिया की हक में हमवार करने जा रहा था। यही बात करने की गर्ज से वो दिया को लेकर लंच पर आया था कि न जाने कैसे उसने दाऊद की आंखों का दिल बाजियाब कर लिया था, और बिना कुछ सुने उठकर इस तरारी अंदाज में चल दी, और वो अब सर थामे बैठा था। मैं कह चुका हूँ, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं। वो दो टोक अंदाज में मगर तहजीब के दायरे में रहकर बोला। वालिद मोहतरम के कमरे में अदालत लगी थी। माँ बाप इसहाक और वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुसाए कटहरे में खड़ा था। देख लिया। फिरोजा ने अजहद शाकी नजरों से वालिद मोहतरम की जानिब देखा जो मुतफक्किर से बैठे थे। सारी पटियां उसी डाइन ने पढ़ा के भेजा है। माँ प्लीज। वो मुल्तजी हुआ। दिया के मुतलिक इन नाजेबा अल्फाज ने उसके दिल को दुख पहुंचाया था। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उसे तो मालूम तक नहीं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। देखो दाऊद, ये उसके बाप ने संजीदगी से कहना शुरू किया, ये तुम्हारी माँ की जुबान का मामला है। शादी तो तुम्हें बहरहाल सबीका ही से करनी पड़ेगी। और यूं भी। वो जरा रुके, फिर आवाज बदल कर बोले। अब उनके लहजे की से एक रिश्ती टपकी थी। किसी गैर जात की लड़की को तुम्हारी बीवी के रूप में हम हरगिज पसंद नहीं कर सकते। खूब। वो अपने इश्तियार पर काबू पाकर बोला, कमाल की जुबान की अहमियत है आपकी माँ की जुबान की अहमियत है आपकी नज़र में, और मेरी जुबान एक मर्द की जुबान की कोई वैल्यू नहीं आपके नज़दीक। उसे इब्राहिम साहब पर आंखें गाड़ी। वो कुछ बेचैन से हो गए। हमसे पूछ कर उस खाना हराब को जुबान दी थी। माँ तिल मिलाकर बोली, आपने मुझसे पूछ कर खाला को जुबान दी थी। वो दू बदू बोला। जवाब ना बन पड़ा। माँ ने काली लाल शीशों से मज़य्यन शॉल आंखों पर रगड़ कर पर रख कर रोना शुरू कर दिया। वही खालिस माँ वाला जज्बाती वार। लाला, माँ को यूं रुलाने का आपको कोई हक नहीं। इस आग के खून ने जोश मारा। मेरा दिल कुचलने का हक इन्हें किसने दिया है? वो शायद वाकई पढ़ लिख किया था। जुबान को लगाम दो और कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने अपनी माँ की बात जुबान का पास ना रखा तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। सख्त लहजे में धमकी। दाऊद बेचारगी से हंस पड़ा। अगर मैं अपनी जुबान से मुकर गया तो जानते हैं मैंने उस लड़की को क्या कहा था?
اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر فکر مندی۔ کسی نے جاننے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، مگر اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس سے کہا تھا کہ داؤد خان اپنی جان دے دے گا، مگر تم سے بے وفائی ہرگز نہیں کرے گا۔ ماں نے دہل کر اسے دیکھا تھا۔ اور بابا جان، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ایک مرد اپنی زبان سے مکرا نہیں کرتا، اور ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کب کب اور کیسے کیسے اپنی زبان کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تینوں نفوس پر گہرا سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ دیا نے چپکے چپکے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اوہ میرے خدا، آخر داؤد کی آنکھ میں دل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آدھی رات کو اپنے بستر پر اوندھی پڑی ہچکیاں لے رہی تھی۔ کیا تھا اگر اس کی گہری پیال لٹاتی وارفتہ نگاہوں میں تل نہیں ہوتا تو کون سا اس کی قاتل آنکھوں کا حسن ادھورا رہ جانا تھا۔ اس کی ساحر آنکھیں تو ویسے بھی بڑی خوبصورت، بڑی شفاف تھیں، تو ان میں تل بنا کر اسے داغدار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی اپنی ہی منطقیں تھیں۔ بچپن سے ناہموار غیر یقینی حالات نے اسے سخت وہمی اور تہم پرست بنا دیا تھا۔ کالی بلی راستہ کاٹ لیتی تو ہاں اسے کتنا ہی لمبا چکر کاٹ کر کیوں نہ جانا پڑے وہ جاتی تھی۔ کالی بلی کی نحوست پر اسے پورا یقین تھا۔ بچپن میں خالہ نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ اس کے والدین نے آخری بار گھر سے جاتے ہوئے کالی بلی کے راستہ کاٹنے کا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا تھا، حالانکہ خالہ نے خود بلی کو ان کا راستہ کاٹتے ہوئے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات بچپن سے ذہن میں تھی، سو تھی اس نے بھی بارہا یہ تجربہ کیا تھا۔ ایک بار جب وہ بلی کے اپنے سامنے سے گزرنے کے باوجود اپنے راستے پر چلتی چلی گئی تو آگے جا کر وہ لڑکھڑا کر گری ضرور تھی۔ پھر ایک بار اس کا پرچہ تھا، اس روز بھی بلی نے راستہ کاٹا اور وہ پرچہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ رات کو کوا منڈیر پر بیٹھ جاتا تو دوسری صبح یقیناً کوئی مہمان گھر میں آن ٹپکتا، اور جب کوا نہیں بیٹھتا تب مہمان تب بھی آ جاتے کہ خالہ کی دوسری گلی میں ہی ان کا بھرا پورا سسرال آباد تھا۔ اور ان معنی خیز تلوں کا قصہ بھی زیادہ پرانا نہیں تھا۔ خالو کے پاس کوئی رسالہ تھا، اس میں قسمت کا حال، روحانی وظائف وغیرہ کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی مضمون چھپا تھا تلوں سے متعلق۔ اس نے اسی مضمون میں کہیں پڑھ لیا تھا کہ جن کی آنکھ میں تل ہو وہ شخص یقیناً بے وفا ہوگا اور اس پر ذرا بھی بھروسہ نہ کرنا چاہیے، اور یہ بات اس نے لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی کوئی تحریر سمجھ کر گرہ سے باندھ لی، اور یہ بات قطعاً نظر انداز کر کے کہ اسی مضمون میں بھی لکھا تھا کہ جن کے سینے پر تل ہو وہ بہادر، اور جن کے بازو پر تل ہو ان کے نصیب میں سفر کرنا لکھ دیا گیا ہے۔ خالہ کے رجو کے سینے پر تل تھا، اور شاید پہلا لڑکا تھا جو چھپکلی کو دیکھ کر باقاعدہ بے ہوش ہو جایا کرتا، اور جس کمرے میں روشنی گل ہو اس کمرے میں اسے دنیا کی کوئی طاقت داخلے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ اور رہی خالہ، فی الحال تو ان کی پوری زندگی اس گھر اور محلے میں گزر گئی تھی، اور مستقبل کی رب جانے۔ ہائے میں کیا کروں، یہ کم وقت دل بڑا ہی دھوکے باز نکلا۔ جتنا داؤد سے متنفر کرنے کی کوشش کروں، منحوس اتنا ہی اس کی جانب جھکا چلا جا رہا ہے۔ ہائے، اسے روتے روتے پوری رات گزار دی تھی۔ بات نہیں بنی، دونوں طرف خاموشی گویا نہ جھکنے کا اعلان تھی۔ داؤد آفس سے 2 دن کی چھٹی لے کر آیا تھا، بے حد شکستگی اور رنجور سا واپس لوٹ آیا۔ کیا تھا اگر اس کی ماں اس کی بات مان جاتی، اور کیا تھا کہ اگر وہ اپنی ماں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا۔ دل نے چپکے سے کہا، میرا مسئلہ انا نہیں محبت ہے، اور ماں چاہتی ہے کہ میں انا اور ضد کے چکر میں اپنی محبت قربان کر دوں۔ محبت جو کائنات کی سب سے حسین تخلیق ہے، محبت روشنی ہے، نغمگی ہے، شگفتگی ہے، چاندنی ہے، اور انا اس کو بنیاد بنا کر رشتے قائم نہیں کیے جاتے، ہاں ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ مگر یہ بات داؤد کے گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ تم میرے ساتھ لنچ بریک میں باہر چل سکتے ہو؟ دیا نے آفس میں اس سے پوچھا۔ اب وہ دونوں لنچ کر رہے تھے۔ داؤد خلاف معمول بالکل چپ چاپ بیٹھا تھا۔ دیا نے غور سے دیکھا، اس کا چہرہ مزمحل ہو رہا تھا، آنکھوں کی گرد ہلکے، بڑی ہوئی شیو، پریشان سے بال۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہول کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اپنی سناؤ۔ وہ خلاؤں میں تک رہا تھا۔ اچانک کہاں چلے گئے تھے تم؟ اس نے رک رک کر پوچھا۔ اچانک نہیں گیا تھا، بابا جان نے بلایا تھا۔ اس روز تم سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ تمہیں میری آنکھ کا دل اور بے وفائی نظر آ گئی۔ وہ چڑ گیا، وہ تھوڑی خفیف سی ہو گئی، پھر خود کو پورے اعتماد کرتی ہوئی بولی، دیکھو داؤد، تمہارے نزدیک یہ بات غیر اہم ہو سکتی ہے، مگر مجھے ان باتوں پر کافی اعتماد ہے، اور میں تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تم بے وفا نہیں ہو تو مجھے ثبوت دو۔ داؤد جو ان کی بات غور سے سن رہا تھا ایک دم بولا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ کیا؟ دیا بھونج کی رہ گئی۔ مگر ایسے کیسے؟ وہ بولی، میں نے تو تم سے اس وقت تمہاری چاہت کا ثبوت مانگا ہے، دیکھنا چاہتی ہوں تم کتنے با وفا ہو۔
وہ استہزائیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ دیا، وفاؤں پر یقین نہیں دلایا جاتا، خود یقین آ جاتا ہے۔ فی الحال میں تمہیں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری خاطر میں اپنے سارے رشتے پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اور تمہیں اب بھی میری وفاداری کا ثبوت چاہیے تو تف ہے داؤد خان کی محبت پر۔ وہ کہہ کر اٹھا اور بنا اس کی طرف دیکھے ریسٹورنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ پہلی بار دیا صحیح معنوں میں اس کے انداز پر ہراساں ہوئی تھی۔ حالانکہ نہ تم مجھے کینڈل لائٹ ڈنر پر لے کر گئے، نہ انگوٹھی دے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ول یو میری می کہا، مگر میں نے پھر بھی تم سے شادی کر لی۔ شادی کی رات سیج پر بیٹھے ہوئے اس نے داؤد سے کہنا ضروری سمجھا، جبکہ یہ وہ لمحہ تھا کہ داؤد کے گھر والوں نے اس کی شادی میں نہ شریک ہونا تھا نہ دیا کو قبول کرنا تھا۔ سو ایسی صورت میں بے وجہ کا انتظار حماقت تھی۔ وہ برسر روزگار تھا، شہر میں اپنا فلیٹ بھی تھا اور وہ ذمہ داری اٹھانے کے لائق بھی تھا، تو وہ کس بات کا انتظار کرتا؟ دیا کے والدین ہوتے تو شاید گھر والوں کو لاؤ یا اکیلے بارات کیوں لائے ہو جیسے مسائل یا سوالات کھڑے کرتے، مگر دیا کی حوالہ اپنی 4 بیٹیوں اور 5 بیٹوں کے سلسلے میں اتنی بوکھلائی رہتی تھی کہ ان کا دھیان ان باتوں کی جانب گیا ہی نہیں۔ اتنا ضرور ہوا کہ خاندان برادری کے سامنے انہوں نے عزت سے دیا کو رخصت کر دیا تھا، اور ان کا یہی کر دینا بہت تھا۔ ہاں، داؤد نے تعصب سے کہا، مجھے احساس ہے، مگر تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہارا یہ گلہ مٹا دوں گا۔ وہ اس کے گندمی ہاتھ جو مہندی کے رنگ سے سرخ ہو رہے تھے تھام کر بڑی محبت سے بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی عام سی تعریف، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ خاموش۔ داؤد نے اس کے احمری لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، ہمیشہ تمہاری سنتا آیا ہوں، آج تمہیں صرف میری سننی پڑے گی، اس نے بڑے استحقاق سے کہا اور مسکرا دیا۔ دیا اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ دنیا میں اگر کہیں جنت تھی تو یہ جنت دیا کو مل چکی تھی۔ اس کا ہر دن عید کا اور ہر رات شب برات تھی۔ اس کے دل میں اب بھی واہمے ڈنک مارتے جب کبھی وہ داؤد کو ملول و اداس دیکھتی۔ تمہیں اپنے گھر والے یاد آتے ہیں نا؟ میری وجہ سے ان لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکا کر رنجیدگی سے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اس کے نرم بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم ہو نا، میرے لیے تمہاری محبت کافی ہے، وہ غم سے مسکرا کر بولا۔ نہیں داؤد، اس نے اپنا سر داؤد کے کندھے سے ہٹا لیا۔ دنیا میں کسی محبت کو بھی ماں کی محبت کا نعم البدل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں نہ ایسا کریں، ہم دونوں چلتے ہیں تمہارے گھر اور ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، آخر کو تمہاری ماں ہے، وہ ضرور تمہیں معاف کر دیں گی۔ وہ پرجوش ہو کر بولی، چلیں گے، وہاں بھی چلیں گے، مگر ابھی نہیں، فی الحال تو ہم لوگ ناردرن ایریاز جا رہے ہیں اپنا ہنی مون منانے۔ سچ؟ خوشی سے دیا کا چہرہ کھل اٹھا۔ جی جناب۔ وہ دونوں اس وقت وادی سوات کے سب سے شاندار ہوٹل کے ڈنر ہال میں بیٹھے تھے۔ باہر برف پڑ رہی تھی جبکہ اندر کا ماحول خاصا معتدل تھا، نہ گرم نہ سرد۔ دیا کا چہرہ کاہی رنگ کے بیش قیمت فراک پاجامے میں دمک رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس خوابناک ماحول میں کھوئی ہوئی تھی، اور داؤد اس میں بیک گراؤنڈ میں بجتا دھیمے سروں والا میوزک، مدھم روشنیاں، بے فکر چہرے، اونچے کہے، سرسراتی خوشبوئیں۔ تبھی ویٹر نے ان کی میز پر بلیک فارسٹ چیریوں سے سجا کر کیک لا کر رکھا۔ دیا نے متحیر ہو کر داؤد سے سوال کیا، کیک؟ مگر کس کی سالگرہ ہے؟ داؤد معنی خیزی سے ہنس دیا، تمہیں یاد نہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولا، آج ہی کی تاریخ کو ہم پہلی بار ملے تھے، اور تم ہی نے کہا تھا کہ ہم ہر سال آج کی تاریخ کو ہی ہل اسٹیشن پر آ کر سیلیبریٹ کیا کریں گے۔ وہ نازک سی کینڈل روشن کرتا ہوا بولا، اوہ مائی گاڈ۔ دیا دونوں ہاتھ گال پر رکھ کر خوشی کے انتہائی مقام پر پہنچ گئی۔ تمہیں یاد تھا؟ یاد نہ ہوتا تو یہ سب کیوں کرتا؟ وہ جیسے برا مان کر بولا، بلکہ غالباً تم بھول چکی تھی۔ ہاں، وہ جھیپی، دراصل آج کل تو میرے لیے ہر دن ہی کچھ نہ کچھ خاص اپنے دامن میں لیے طلوع ہو رہا ہے۔ شاید خوشی و حیرت کی بہتات نے مجھے یہ بات بھلا دی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، چلو خیر، اس نے ربن لگی چھری اٹھاتے ہوئے کہا، اب میرے ساتھ ذرا یہ کیک تو کاٹو۔ دیا نے اپنا مرتعش ہاتھ آگے بڑھایا۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ داؤد نے سیدھے ہاتھ سے ڈیجیٹل کیمرہ تھام رکھا تھا۔ داؤد کے ڈیجیٹل کیمرہ نے اس یادگار اور خوبصورت پل کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیا تھا۔ ایک شاندار ڈنر کے بعد جب وہ اٹھنے لگی تو داؤد بے ساختہ بولا، ذرا 1 منٹ یوں ہی کھڑی رہو۔ وہ اپنے نیوی بلو کوٹ کی جیب سے کچھ برآمد کرتا ہوا بولا، اب کیا ہوا؟ وہ مسکراہٹ لبوں کے گوشوں میں دبا کر پوچھنے لگی۔ مان وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور انگوٹھی اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، ول یو میری می؟ کہنے کا وقت تو گزر گیا مادام، مگر کیا آپ اس خوبصورت انگوٹھی کو اپنے خوبصورت ترین ہاتھ کی زینت بنانا پسند کریں گی؟ ہال میں موجود لوگوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، پھر بے ساختہ ہی کسی نے تالی بجا کر
گویا اس کے جذبے کی داد دی۔ اس کے بعد پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ دیا کا چہرہ شرم سے گلگوں اور خوشی سے گلنار ہو گیا۔ اسے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ میری محبت برستی ہوئی بارش جیسی ہے، جو اگر زیادہ برس جائے تو تباہی کا اندیشہ لازم ہے، مگر تمہاری محبت میرے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے داؤد، جس کی غیر موجودگی مجھے میری زندگی سے جدا کر دے گی۔ وہ اپنے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر کھڑی اس کے سینے پر سر ٹکائے کہہ رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ مصنوعی ناراضی سے بولا۔ تم مجھے لفظوں سے بہلا لیتی ہو ہمیشہ، مگر اس بار تمہیں میرے لیے بھی کچھ کرنا ہی ہوگا۔ دیا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے خفگی سے دیکھا۔ میں تمہیں لفظوں سے بہلاتی نہیں ہوں، میرے نزدیک خوبصورت الفاظ اظہار کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اور ویسے ذرا میں بھی تو سنوں، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا کروں میں تمہارے لیے؟ اس کا ہاتھ کمر پر ٹکا ہوا تھا اور وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی، مگر لبوں پر چھپ دکھلاتی مسکان بتاتی تھی کہ وہ اسے دل لگی کر رہی ہے۔ حق ہاں، دستک پہ میرے ہاتھ کے کھل جاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن۔ وہ ریلنگ سے کمر ٹکا کر ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ نیچے وادی میں بنے گھروں کی جلی روشنیاں، دور کسی جھرنے سے آتی جھنکار، ماحول پر چھایا رومانی سناٹا، سفید آسمان گویا برف کی چادر آسمان نے بھی اوڑھ رکھی ہو، اور اس پر شیر کی ٹانگ توڑتا داؤد۔ دیا جی بھر کے بے مزہ ہوئی۔ کیا فائدہ تمہارا شاعری کی کتابیں پڑھنے کا؟ ایک شعر بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، نہ شاعرانہ باتیں ہی کر سکتے ہو۔ وہ ناراضی سے بولی۔ میں قول سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ اسے نخوت سے گردن جھٹکی، پھر یکلخت وہ مایوسی سے بولی۔ میری کتنی خواہش تھی کہ تم شاعرانہ زبان میں مجھ سے اظہار عشق کرتے۔ ارے رے، وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا، پھر عاجز لہجے میں بولا۔ تم ایک ہی بار اپنی خواہشات کی لسٹ میرے گوش گزار کیوں نہیں کر دیتی؟ ہر بار ایک نیا درد تمہارے سینے سے نکل کر آتا ہے۔ خدا کی پناہ، میری عمر تو تمہاری خواہشات کی تکمیل کرتے ہی گزر جائے گی۔ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اسے غصے سے پوچھا۔ نہیں، یہ شاعری واعری کی زبان پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، ویسے میری سمجھ میں نہیں آتی، وہ بے بسی سے بولا۔ اچھا تو ٹھیک ہے۔ وہ مڑ کر جانے لگی۔ داؤد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی کالی آنکھوں میں ہے انتر منتر سب، چاقو واقو، چھریاں وریاں، خنجر ونجر سب۔ جس دن سے تم روٹھے مجھ سے، یہ روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر، تکیا وکیا، بستر وستر سب مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی یاروں بکھرا بکھرا رہتا ہے، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے، زیور ویور سب۔ ہاتھ چھوڑو میرا اور چلو اندر، برف باری شروع ہو رہی ہے۔ دیا اپنی مسکراہٹ دبا کر بولی۔ کیا ہوا، پسند نہیں آئی غزل؟ اس کا منہ اتر گیا، ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ وہ رکی، اس کی جانب مڑی اور شرارت سے بولی۔ آخر ہو نا خان، محبت کے درمیان میں بھی چاقو واقو خنجر ونجر گھسیٹ لائے، مگر پھر بھی اچھی تھی۔ گوہ کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس میں اظہار محبت کہاں تھا، مگر پھر بھی بہتر کوشش، وہ کہہ کر جھپاک سے کمرے میں داؤد اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اچھا اب سمجھا، شرارت کر کے گئی ہے مجھ سے۔ چند ثانیے بعد جیسے وہ معاملہ سمجھ کر اس کے پیچھے گیا تھا، ہزاروں خوبصورت یادیں لیے وہ لوٹ آئے۔ معمول کی زندگی شروع ہو گئی۔ داؤد کے لیے دیا کی دیوانگی روز بروز بڑھتی ہی گئی۔ وہ اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی، اس کے جوتے پالش کرتی، کپڑے دھوتی، پریس کرتی، بال سنوارتی، ٹائی کی ناٹ باندھتی، کوٹ پہناتی اور تو کبھی کبھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتی۔ داؤد مصنوعی آہیں بھرتا۔ حق ہاں، کس ڈکٹیٹر بیوی سے پالا پڑ گیا ہے۔ اچھا تو میں ڈکٹیٹر ہوں؟ ذرا میں بھی تو سنوں کہ کون سا ڈکٹیٹر اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ خفا ہو جاتی۔ بس میں یہی تمہارے منہ سے تسلیم کروانا چاہ رہا تھا۔ داؤد خوشی سے چلایا کہ تم مجھے اپنی رعایا سمجھتی ہو، حالانکہ میں تمہارا حاکم ہوں۔ تب وہ شرارت سے اس کی ناک دبا کر بال بگاڑتی۔ بے شک تم حاکم ہو، میرے دل پر تمہارا ہی حکم چلتا ہے، میرے جسم و جاں پر تم ہی حکمرانی کرتے ہو۔ تب داؤد مصنوعی افسوس کرتا، کاش میں بھی تمہاری طرح خوبصورت باتیں کر سکتا، تب تم سے بھی زیادہ دلکش الفاظ میں تمہاری تعریف کرتا۔ بس رہنے دو، کر دی تم نے میری تعریف، وہ بگڑ کر کہتی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہنس پڑتے۔ دیا ماں بننے والی تھی۔ داؤد کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے دیوانہ ہی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسے دیا کا اس طرح خیال رکھا جیسے وہ کانچ کی بنی مورت ہو، اور ذرا سی ٹھیس لگ جانے پر اس کے چٹک جانے کا اندیشہ ہو۔ اسے ایک کل وقتی ملازمہ اس کے لیے رکھ دی تھی۔ کبھی کبھی دیا چڑ جاتی۔ بس کرو داؤد، میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہو، جیسے میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی شے ہوں، ایک زندگی کو اپنے لہو سے سینچ رہی ہو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ وہ دودھ کا گلاس اسے زبردستی پلانا چاہ رہا تھا۔ مجھے نہیں پینا، اس کا موڈ خراب تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، بس یوں ہی۔
पी लो मेरी जान, तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे लिए या तुम्हारे बच्चे के लिए? वो अजीब से लहजे में बोली। एक ही बात है, वो सिर पुचकारने लगा। मेरे दिल को हर्षे सताते हैं दाऊद। वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रो पड़ी। अरे भाई क्या हुआ? वो गिलास रख कर उसके नजदीक बैठ गया। तुम बदल तो नहीं जाओगे ना दाऊद? उसने मुंह से हाथ हटाकर उसे आस से देखा। कभी नहीं, तुम सारी वाहिमें दिल से निकाल कर पुरसुकून रहने की कोशिश करो। उसे प्यार से उसे अपने साथ लगा लिया। पता नहीं क्यों दाऊद, मुझे लगता है जैसे मैं तुमसे बिछड़ जाऊंगी। वो खौफ से लरज़ां आवाज में बोली। बेवकूफ हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी जान हो तुम, तुम्हारे बिना मैं जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मेरा वजूद तुमसे मुकम्मल हुआ है। मेरी रूह को तुम्हारी मोहब्बत ने आसूदगी बख्शी है। लो देख लो, मैं भी तुम्हारे साथ रह रहकर शायराना बातें सीख गया। अब तो खुश। और दिया फीकी सी हंसी हंसी। दिया ने एक नन्ही परी को जन्म दिया था। दाऊद ने खुशी खुशी अपनी माँ को दादी बन जाने की खबर दी। जब हमने उसे बहू ही नहीं माना तो पोती का क्या सवाल, ये उनका जवाब था। हालांकि वो सबीका को बहू बना चुकी थी, मगर जिद और ये बात दाऊद को सही मानों में बुरी लगी थी और उसने उनसे जिंदगी में दोबारा कभी ना कायम करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। दिया ने उसके घर वालों की आमद से मुतलिक पूछा तो वो साफ टाल गया था। इन दोनों की खुशियों और उम्मीदों का महवर अब उनकी नन्ही परी बन चुकी थी। दिया ने उसका नाम रोशनी तजवीज़ किया। दाऊद को यह नाम बेहद पसंद आया। वो अक्सर उसे प्यार से दिया की रोशनी कहने लगा। दिया उसे पाकर बेहद मसरूर और मुतमईन और आसूदा दिखाई देती। उसे सजाती संवारती, बड़े प्यार से रखती। अक्सर जज्बाती होकर दाऊद से कहा करती कि मेरा बचपन बहुत महरूम गुजरा है। मैं चाहती हूँ रोशनी को हमारे प्यार और मोहब्बत के साथ साथ बेहतरीन परवरिश भी मिले और वो तमाम आसाइशात भी जिनसे मेरा बचपन नाशना रहा। तब दाऊद नम आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद किए उसे देखता। तुम फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मगर जैसा सोचा जाए वैसा होता कब है? तकदीर का लिखा इंसान की करनी पर गालिब आकर रहता है। रोशनी की पहली सालगिरह इन लोगों ने बड़े पैमाने पर होटल में मुनक्किद की थी। दिया बॉटल ग्रीन और मैरून साड़ी बांधे तैयारी के आधी मराहिल से गुजर रही थी। ममता का अलवही नूर उसके चेहरे से हुवेदा था तो दाऊद की मोहब्बत ने उसके वजूद को चांदनी में नहला दिया था। ऐसे में अगर वो हसीन तर ना लगी तो क्या लगती। उसका सजा सवरा रूप दाऊद यूं तो पहले भी कई बार देख चुका था, मगर आज न जाने क्या बात थी कि उस पर से नजरें हटाना उसे दुनिया का दुश्वार तरीन काम लग रहा था। और वो मबहूत होकर बिना पलके झपकाए शीशे में मुनक्किस होते उसके वजूद पर निगाहें जमाए उसकी पुश्त पर खड़ा था। रोशनी बेड पर बैठी अपने खिलौनों में मगन थी। ऐसे क्या देख रहे हो? वो शर्मिंदी लहजे में बोली। बाखुदा ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। उसने अपने बाजू उसके गिर्द फैलाए। कोई शरारत नहीं चलेगी। उसे दाऊद को तंबीहन घूरा। हमें देर हो रही है। छोड़ो यार, हम घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। वो उसे चिढ़ाने को मुस्कुरा कर बोला। दाऊद वो किसमिसा कर उसकी बाहों के हल्के से बाहर आई और रोशनी को गोद में उठाकर बोली, चलो जल्दी, ये ना हो कि मेज़बान को वहाँ मेहमान नसीब करें। वो ठंडी सांस लेकर बोला, चलो। ओफो, उसे निकलने से कबल एक ताराना निगाह फैले हुए घर पर डाली। घर कितना अबतर हो रहा है। आज नाजो भी काम पर नहीं आई। अब आकर मुझे ही साफ करना पड़ेगा। बेकार की टेंशन मत लो, वो सुबह आकर साफ कर देगी सब कुछ। अब चलो। वो घर लॉक करने के का मुंतजिर था और वो पता नहीं कैसी नजरों से घर के दोनों दीवार तक रही थी। चलो दिया। उसने हाँक लगाई तो वो चौंकी। हाँ चलो। उसे घर से कदम बाहर निकाले, दोबारा कभी वापस ना रखने के लिए। पार्टी बहुत अच्छी रही थी, मगर पता नहीं क्यों दिया उसे बुझी बुझी सी लग रही थी। वो घर वापसी के सफर में थे। जब दाऊद ने उसके उतरे मुंह की वजह पूछी, वो सोई हुई रोशनी को सीने से चिमटाए हुए थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है दाऊद। वो एकदम रो पड़ी। अरे अरे, दाऊद घबरा गया। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ ली। अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो दर्द से तड़पने लगी। इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी, कुछ टेस्ट करवाए। दाऊद यहाँ से वहाँ भागा फिर रहा था। दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना, वो रोते हुए से कहने लगी। उसने दाऊद का हाथ किसी अनजाने खौफ से थाम रखा था। हाँ हाँ, हम दोनों रखेंगे उसका ख्याल। तुम फिक्र क्यों करती हो? दाऊद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तभी डॉक्टर अंदर चली आई और उसे बाहर निकाल दिया। कुछ बातें हमेशा अधूरी रह जाती हैं जिंदगी की तरह। वो न जाने क्या कहना चाह रही थी। दाऊद को उसकी रिपोर्ट्स लानी थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ रिपोर्ट्स लेकर लौटा, मगर दिया बुझ चुका था।
कितने दिन वो होशो हिरत से बेगाना रहा, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाली अपना वादा तोड़कर उससे दूर जा चुकी थी। दाऊद की बेवफाई का खौफ उसे खाया जाता था, कौन जानता था कि वो खुद ही बेवफा निकलेगी। वो जाते जाते उसके लबों से हंसी और आंखों से नींद तो दिल से करार चुरा ले गई थी। अब ना उसे जिंदगी में से दिलचस्पी बाकी रही थी, ना जिंदगी से वाबस्ता किसी शय से। रोशनी को इतने रोज़ उसकी माँ फ़िरोज़ा संभालती रही थी। वो अपने बेटे के दुख पर अफसुर्दा थी, चाहती थी कि वो ज़िंदगी की जानिब दोबारा लौट आए, मगर वो गोया पत्थर हो चुका था। ना सुनता था, ना समझता था, बस ठुस उसके उनके बर्दाश्त की हर जवाब दे गई और वो चटक गई। बस वो उसके नज़दीक बैठी हुई बोली, बहुत मना लिया तुमने जाने वाली का गम, मैंने फ़ैसला कर लिया है। रोशनी को मैं पाल लूँगी, तुम्हारा घर बसाना ज़रूरी है। दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना, उसके अंदर से कोई बोला था। लड़की अब की बार मैं देखूंगी, बल्कि सबिका से छोटी। माँ न जाने क्या कह रही थी। दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना, दिया की वसीयत। दाऊद, रोशनी का पत्थर में जान पड़ गई थी। रात यूं होती है जबकि वो मेरे साथ नहीं होती। उसकी खुशबू, उसका लहजा, उसकी रफाकत, उसकी कानों में रस घोलती आवाज़। दिल ये मानने से मुमकिन है कि ये अब उसे ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना छू सकता है। उसके रंगीन आंचल यूं ही अलमारियों में बंद पड़े हैं, मगर वो उन्हें अब कभी नहीं पहनेगी। उसकी रेशमी चूड़ियां यहीं रखी हैं, मगर वो नरम गुदाज बाहें मट्टी का रिस्क बन चुकी हैं, जिनमें कभी ये सजा करती थी। आखिरी बार अपने बाल संवारते हुए वो अपने चंद बाल कंघी में टूटे छोड़ गई है। मैंने वो टूटे बाल किसी मताह की तरह अपने दिल से लगा रखे हैं और उन्हें सीने से लगाकर ये सोच रहा हूँ कि रात क्यों होती है आखिर, जब वो मेरे साथ नहीं होती। तो अब तुमने क्या सोचा है? इस तरह तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और नौकरी की तो खैर जाने दो, 1.5 साल की बच्ची को तुम कैसे पाल सकती हो? ये नामुमकिन है। ये रज़ा था, उसका अच्छा दोस्त, जो इस वक्त उसे हाल से बेहाल देखकर सख्त परेशानी में घिर गया था। ये सब मैं नहीं जानता, उसने संजीदगी से जवाब दिया। बस मुझे इतना मालूम है कि रोशनी को वो मेरे स्पुर्द करके गई है और उसकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। मैं अपने अलावा उसके मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरे भाई, उसने तासुफ और हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, मगर अकल की एक बात समझाता हूँ कि जिम्मेदारी बाएहसन तरीके पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जब तुम कमा ही नहीं सकोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए तुम्हारा मुआशी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है। रज़ा की बात सच थी। वो पहली बार सही मानों में फ़िक्रमंद हो गया। अब तक तो गुजर बसर सेविंग से हो रही थी, मगर कब तक? तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? उसने बेचारगी से अपना सर थाम लिया। रोशनी को तुम्हारी वालदा नहीं रख सकती? वो खुद बीमार रहती हैं, उसने कहा। फिर भी अगर वो रोशनी को रख लेती हैं, तब भी वो मुझे परेशान करती रहेंगी कि दूसरी शादी कर लो। वो झुल्ला कर बोला। रज़ा ने वो पुरसोच हुंकारा भरा। बात तो उनकी भी दुरुस्त ही थी। रज़ा, तुम भी? रज़ा ने शिकायती नज़रें उठाकर उसे देखा। क्या तुम जानते नहीं कि दिया की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता? कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, हर इंसान का अपना मकाम होता है। रज़ा, प्लीज़ यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम लोग मुझे और आजिज़ मत करो, उसने दृष्टि से कहा। ठीक है, ठीक है, रज़ा सुलझू अंदाज में बोला। देखते हैं कुछ क्या हो सकता है। कुछ मत देखो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो तुम लोग। उसे हाथ जोड़े थे। और उससे अगली रात रोशनी की तबीयत इस बुरी तरह बिगड़ी कि वो बौखला कर रह गया। उल्टी मोशंस ने मिनटों में सेहतमंद बच्ची को कुंबला कर रख दिया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं। वो घबराकर उसे अस्पताल लेकर भागा। वहाँ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के साथ साथ उसे सख्त सुनाई। पता नहीं उसे क्या बदएहतियाती हुई थी कि बच्ची का ये हाल हो गया था। पूरी रात वो बेंच पर बैठा रहा और सुबह ही सुबह उसने रज़ा को फ़ोन किया था। रज़ा, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये मेरी दूर की फूफो हैं, आलिया बी। हैदराबाद में उनका घर था। मेरा मतलब है कि उनका ससुराल। शोहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने जायदाद में उनकी बेटी का हिस्सा देने से इनकार करके उन्हें घर से निकाल दिया। बेटी तो फिलहाल वहीं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही है। ये बेचारी यहाँ तेरे मेरे घर में पड़ी हुई थी। मैका उनका ख़त्म हो चुका है, सो बेआसरा है। नहायत नेक खसलत और शरीफ खातून है, तुम देख ही चुके हो। काम काज भी बड़ी फुर्ती से कर लेती हैं, रज़ा ने बताया। आलिया बी ने बड़ी शौक और मोहब्बत से रोशनी को गोद में उठा रखा था। वो कमरे में थी। दाऊद लाउंज में बैठा उन्हीं को देख रहा था। मगर क्या ये रोशनी को अच्छी तरह संभाल सकेंगी? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। कमाल करते हो, रज़ा ने हंसकर कहा।
وہ عورت ہے تجربے کار، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھی طرح روشنی کا خیال کریں گی۔ تمہارے مسئلے کا حل مجھے تو ایک گورننس کی صورت ہی میں نکلتا دکھائی دے رہا تھا، مگر میں تذبذب میں تھا کہ کسی غیر انجان عورت کو ایسی صورتحال میں گھر میں لا بٹھانا میرے خیال میں کچھ مناسب نہیں تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے ان کا خیال آیا۔ تم سے بات کرنے سے پہلے میں نے ان سے بات کی، یہ بہت اچھی اور نیک دل خاتون ہے۔ ساری صورتحال سن کر ایک لمحہ ضائع کیے بنا انہوں نے تمہاری مدد کی حامی بھر لی۔ تم سے بھی ایک درخواست ہے۔ وہ ہچکچا کر چپ ہو گیا۔ ہاں کہو۔ داؤد نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یار انہیں نوکروں کی طرح ٹریٹ مت کرنا، عزت دار عورت ہے۔ کیا تم داؤد خان کو اتنا کمزور سمجھتے ہو؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میرا سر ہمیشہ ان کی تعظیم میں جھکا رہے گا۔ میں جان دے دوں گا مگر ان کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ وہ کافی دن بعد پرسکون ہوا تھا، سو پورے دل سے اسے یہ بات کہی تھی۔ شاباش ہے، رضا خوش ہو کر بولا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ زندگی اپنے معمول پر آ گئی ہے، مگر میں اب بھی رات بھر تمہاری خوشبو سے محو گفتگو رہتا ہوں۔ مجھے کوٹ پہنتے وقت، ٹائی کی نوٹ لگاتے وقت، بالوں میں برش پھیرتے وقت اور گھر سے بنا تمہارا دیدار کیے نکلتے وقت تم مجھے بہت یاد آتی ہو۔ مگر میں اب روشنی کے لیے خوش ہوں۔ وہ ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہے۔ آئے دن جو سے بیماریاں گھیرے رہتی تھیں اسے ان سے بھی نجات مل چکی ہے۔ وہ صحت مند رہنے لگی اور خوش بھی۔ اس کے لیے میں عالیہ بی کا شکر گزار ہوں۔ اس نے لکھ کر ڈائری بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ شاید زندگی میں ٹھہراؤ آتا جا رہا تھا، عارضی ٹھہراؤ۔ امید سکندر نام تھا، خوبصورت تھی، ذہین بھی۔ پڑھائی ختم، وہ لوٹ آئی اپنی ماں کے پاس جو کسی اور کی اولاد کو سینے سے لگا کر پال رہی تھی۔ اسے ان کا یہ اقدام کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں، جیسے ہی مجھے نوکری ملے گی آپ یہ آیا گیری فوراً چھوڑ دیں گی۔ وہ ناپسندیدگی سے بولی۔ ماں نے گھورا، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ بکواس مت کرو، میں یہاں کوئی تنخواہ دار ملازم نہیں ہوں۔ بالکل ماں کی طرح عزت دیتا ہے مجھے داؤد، بہت شرم لحاظ والا بچہ ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے اس پر گزرے ثانیہ کا سوچ کر۔ پھر ماں نے اس پر بیتنے والے حالات، گزرنے والی قیامت کا بتایا۔ اس کا دل بھی بھر آیا۔ سوئی ہوئی ننھی پری پر بے ساختہ پیار و ترس ایک ساتھ آیا، چوم لیا۔ ہے کہاں داؤد صاحب؟ اس نے مڑ کر عالیہ بی سے پوچھا۔ آفس والوں نے کام سے اسلام آباد بھیجا ہے، آ جائے گا چند روز میں۔ زندگی بھی کتنے ستم ظریف اتفاقات سے دوچار کر دیتی ہے۔ دیا آج بھی میں پہاڑ پر ہوں، خوبصورت نظارے بھی وہی ہیں، ہمارے ملنے کی یہی تو تاریخ تھی۔ یہ بھی لوٹ آئی ہے مگر تم نہیں ہو۔ آسمان کی نیلاہٹ، آبشاروں کے نغمے، پرندوں کی چہچہاہٹیں، بارش میں بھیگتے جھومتے افق کو چومتے اشجار، پھولوں کا رقص، رنگ، خوشبو، بادل، سب کے سب وہی ہیں، یہی ہیں، مگر تمہیں کتنی جلدی تھی دیا جانے کی، تم کہیں نہیں ہو۔ پھر دیا کی روشنی امید سے یوں مانوس ہوئی گویا برسوں سے اسے جانتی ہو۔ سچ تو یہ تھا کہ عالیہ بی نے کچھ داؤد کی ہمدردی اور کچھ اپنی مجبوری کے تحت یہ ذمہ داری اٹھا تو لی تھی، مگر اب 2.5 سالہ بے حد ایکٹیو اور شریر سی روشنی کے پیچھے بھاگنا، اسے سنبھالنا انہیں دوبھر تھا۔ سو وہ خاموشی سے روشنی اور امید کے بیچ سے ہٹتی چلی گئی۔ داؤد 1 ماہ بعد گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ اسے یہ 1 ماہ روشنی کے بنا کیسے گزارا تھا، بس گزار لیا۔ روز 3 وقت فون کر کے عالیہ بی سے اس کی خیریت پوچھتا، اس کی آواز سننے کی فرمائش کرتا۔ گھر کی صفائی ستھرائی، ڈسٹنگ، کوکنگ سب امید نے کی تھی۔ یہ عالیہ بی کی خاص ہدایت تھی کہ بچے کو واپسی پر گھر جیسا ہی ماحول میسر آئے، اس لیے یہ سب کرنا ضروری ہے۔ رات 8 بجے وہ گھر پہنچا اور پہلی ہی نظر میں اسے بھانپ لیا تھا کہ اس کا گھر دوبارہ بس چکا ہے۔ کیوں، اب تو مطمئن ہو نا تم؟ چھٹی کے دن رضا اسے ملنے چلا آیا۔ ہاں یار، گھر اور روشنی کی طرف سے مکمل بے فکری ہو گئی ہے، بہت شکر گزار ہوں میں تمہارا۔ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور اپنے متعلق کیا سوچا ہے تم نے؟ رضا نے کچھ کھوجتی سوچتی نگاہوں سے اسے بغور دیکھا۔ کیا سوچنا ہے اپنے متعلق؟ وہ الٹا اسی سے سوال کرنے لگا۔ دوبارہ گھر نہیں بس آنا پلیز۔ اس کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ تم جانتے ہو میں اس موضوع پر بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اچھا خیر، رضا سنبھل گیا۔ چھوڑو اور بتاؤ وزٹ کیسا رہا؟ اس نے پوچھا۔ گفتگو کا رخ دوسری جانب مڑ گیا۔ امید کو داؤد انسان سے زیادہ فرشتہ لگا تھا۔ کہاں ہوتی ہے ایسی محبت جیسی آج بھی وہ مری ہوئی بیوی سے کرتا تھا۔ بیڈ روم کی چیزیں اب تک ویسی ہی سیٹ تھیں جیسی دیا نے کی تھی۔ پورے گھر میں عالیہ بھی اور امید اس استحقاق سے رہتی، مگر اس کمرے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر نہ جانے اب کیا ہوا تھا کہ امید کو اس پر اسرار زندہ جاوید محبتوں کی امین خوابوں جیسی خوابگاہ میں جانے کی کھوج لگ چکی تھی۔
जस्तजू शौक को बढ़ावा देती है जो अगर पूरा ना हो तो हसरत बन जाता है। उसकी दोस्त सुमा कहती थी कि मोहब्बत आज के दौर में सिर्फ किस्से कहानियों में दिखाई देती है, और सच तो ये है कि आज का आशिक और माशूक दोनों ही बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का इश्क फरमाते हैं, नफ़ा नुकसान पर मुकम्मल नज़र रखते हैं, और फिर यही ठीक भी है ना। आखिर ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा कि कुछ हाथ ही ना आए। नहीं नहीं, इस नज़रिए को आज की ज़िंदगी पर किसी तरह भी लागू नहीं किया जा सकता। और हुमा जो उस दीवाने को देख ले तो उसे अपनी सारी मंतकें और अगली दलीलें इस पुरस्रार शख्स के सामने फेल होती दिखाई दे। उसे मोहब्बत करके क्या मिल रहा है, मगर ये आज भी अपनी गुजरी हुई बीवी से मोहब्बत करता है बिना नफ़ा नुकसान की परवाह के। और कितनी खुशनसीब है वो औरत जो फना होकर भी उसके मन में बाकी है। आजकल ना चाहते हुए भी उम्मीद यही सब सोच रही थी। मैं पूछता हूँ कि ये गिरी कैसे, अगर इसे कुछ हो जाता तो। घर वापसी पर देखा रोशनी के माथे पर पट्टी बंधी थी। ये देखकर वो हमारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। बच्चे गिर कर ही बड़े होते हैं, इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। उम्मीद उसकी फिक्रमंदी के पेश नज़र रिसान से बोली। आलिया भी शर्मिंदा सी अपनी जगह चोर बनी खड़ी थी। आप ये जुमला बड़ी आसानी से इसलिए कह रही हैं क्योंकि रोशनी आपकी औलाद नहीं। दाऊद ने दृष्टि से कहा, अगर ये आपकी औलाद होती तो मैं देखता कि कैसे इतनी मुतमईन खड़ी होती। जुमला नहीं, नेज़े की अन्नी थी जो दाऊद ने उसके जिगर में चिबोई थी। उसकी आंखें मारे तकलीफ के भर आईं। वो हक्का बक्का खड़ी आलिया बी की जानिब घूम कर रुंधी हुई आवाज में बोली, मैं आपसे कहती थी ना, पराई औलाद को लाख सीने से लगा कर पालें, मगर उसकी ज़रा सी तकलीफ पर आपको कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। ये है आपकी मुशक्कत और वफादारी का इनाम। वो कहकर अपनी और आलिया बी के मुश्तरका कमरे की जानिब बढ़ गई। उसे रोते देख कर दाऊद को अपने लफ्ज़ों की संगीनी का एहसास हुआ। बेटा, आलिया बी बेचारगी से बोली, जानती हूँ अपनी बच्ची के लिए कितनी हसास हो तुम, मगर बेटा यकीन जानो हमारी लापरवाही की वजह से नहीं गिरी बच्ची। उम्मीद तो उसका बहुत ख्याल रखती है। नहला कर लाई थी कमरे में। मार्बल का फर्श था, बेड से उछल उछल कर उतरी और फर्श पर फिसल गई। बस लम्हों में हो गया सब। खुद भी बड़ी फिक्र हो रही थी, उसे पट्टी करवाते वक्त खुद भी रो रही थी। बहुत मोहब्बत करती है रोशनी से, पर कहती तो ठीक ही है, पराई औलाद को पालना आसान काम नहीं, मानो हर वक्त कोई तलवार सर पर लटकी हो। अच्छा खैर, वो भी कहकर अंदर चली गई। वो पशेमान सा लाउंज के सोफे पर गोद में रोशनी को सुलाए हुए था। रोशनी की आंख खुली थी। मोमी, मोमी, वो उम्मीद को पुकार कर रोने लगी और उम्मीद की सच्चाई पर मोहर जब्त कर दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दूसरी सुबह वो नाश्ते की मेज़ पर आकर बोला। वो इस वक्त रोशनी का दूध लेने किचन में आई थी, रुक गई। मुझे आपको इतने संगीन अल्फाज कहने का कोई हक नहीं। आप तो मेरी मोहसिना है और मैं आपसे ही इतने सख्त लहजे में बात कर गया। कोई बात नहीं, ये तो आपका बड़ापन है कि तनख्वाहदार मुलाजिम से माजरत चाह रहे हैं। वो तंजिया बोली। देखिए, दाऊद ने उसके तंज का अजद बुरा बनाया। आप इस तरह मेरे खलूस की तौहीन नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को मुलाजिम नहीं बल्कि घर ही का फर्द समझता हूँ। आपने समझा, मगर हम हैं तो नहीं। एक सच्ची बात पर इतनी नाराज़गी, वो कहकर चलती बनी। दाऊद को उस पर बेहद गुस्सा आया था। शाबाश, बोलो बोलो मम्मा। उम्मीद अपने कमरे में बेड पर रोशनी को लिए बैठी थी। आलिया भी किचन में कुछ लेने गई हुई थी। दाऊद जो उम्मीद के कमरे के सामने से गुजर कर बाहर जा रहा था, कमरे से आती आवाज़ पर ठहर गया। माँ, माँ, रोशनी ने कुछ शर्मा कर तोतली जुबान में कहा। अरे मेरी जान, उम्मीद ने वालेहाना अंदाज में उसे गले लगा लिया। दाऊद का सारा वजूद मुज़रिब हो गया। माँ, 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 अंदर रोशनी तकरार कर रही थी। दाऊद के वजूद का इज़्तिराब बढ़ने लगा। वो उम्मीद को टोकना चाहता था, मगर टोक नहीं सकता था। वो रोशनी की माँ नहीं है। उसे रोशनी के मुंह से खुद को माँ नहीं कहलवाना चाहिए, मगर वो रोशनी के वजूद पर अपनी ममता निछावर करती है, बिला गर्ज और बिला मुआवजा। सो दाऊद रोशनी को उसे माँ कहने से कैसे रोक सकता है। ये तूने किन उठाई गिर औरतों को घर में घुसा रखा है। फिरोज़ा दाऊद से मिलने के लिए आई थी, वही पुराना मकसद लेकर। आजकल उनकी बहन सबीका से छोटी शाहाना के लिए फिक्रमंद थी, और वो जो ये सोच कर अपने जहन में लेकर पिशावर से कराची आई थी कि अब तक तन्हाई और रोशनी की परवरिश के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइल ने दाऊद की ज़िद की आहिनी दीवार को कमज़ोर कर दिया होगा। थोड़ा बहुत वो उसे जज्बाती तौर पर पिघलाने की कोशिश करके आखिरी चोट मार देंगी। यहाँ पहुंचकर अपनी सोचों के बरक्स देखा तो सख्त बेमज़ा हुई। माँ प्लीज़, दाऊद बरहम मगर मध्यम लहजे में बोला, आप इन मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन के बारे में कोई सख्त बात नहीं कर सकती।
खाना खराब। उन्होंने सर झटक कर गुस्से में कहा, जवान जहान लड़की नामहरम के साथ एक छत के नीचे रह रही है और तू कहता है कि मोअज़्ज़िज़ दाऊद। मुझे तेरी कमकली पर हैरत होती है। पता नहीं कौन है, कहाँ से, किस मकसद के लिए आई है, और तू है कि अपनी बेटी और पूरा घर उनके हवाले करके बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ है। वो गजब नाकी से बोल रही थी। तो फिर किसके हवाले करता? दाऊद भी चिढ़ गया और यकदम उनके बेड से उठ खड़ा हुआ। आप तो रोशनी को यूं ही छोड़कर चली गई थी। पीछे मैंने किन किन मसाइल का सामना किया है आप कुछ भी नहीं जानती। तो मैं और क्या करता? वो भड़क गया, मगर बड़े ठुस्से से बेड पर नरम कंबल ओढ़े नींद दराज माँ पर चुंदा असर ना हुआ। वो उसी कदर सुकून और इत्मीनान से बोली, सब तेरी गलती है। कह तो रही थी तुझे कि शादी कर ले शाहाना से, रोशनी को माँ भी मिल जाती और तुझे घर संभालने वाली भी। मगर तेरे नज़दीक तो माँ की बात की अहमियत ना पहले थी ना अब है। उल्टा न जाने किन उचक्कियों को घर में घुसाकर घर का मालिक बना बैठा है। माँ प्लीज़, वो आजिज़ आकर बोला, आप कुछ दिन के लिए आई हैं, आराम से रहें और मुझे भी आराम से रहने दें। हाँ, रह आराम से, पर याद रखना कल कल को अगर इस घर और रोशनी को ये दोनों नुकसान पहुंचाकर चलती बनी तो मेरे पास रोते हुए मत आना। वो कहकर बिस्तर पर दराज हो गई। कुछ देर दाऊद बेबसी से उन्हें देखता रहा, फिर मुड़कर कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि हाथ में चाय की ट्रे और आंखों में ढेरों आंसू लिए उम्मीद को खड़े पाया। मामा, मामा पास। रोशनी ने रो रो कर घर सर पर उठा रखा था। आलिया बी दाऊद दोनों ही उसे संभालने में नाकाम हो चुके थे। ना वो कुछ खा रही थी ना खेल रही थी। बड़ा ही बिगाड़ रखा है बच्ची को ना मुराद ने। फिरोजा सोफे पर विराजमान नाक मुंह चढ़ा रही थी। मेरी प्यारी बेटी, दाऊद ने उसे बाहों में भरने की कोशिश की। कल रात ही उम्मीद ने फिरोजा की हर्जा सराई सुनने के बाद 1 मिनट मजीद इस घर में ना ठहरने का फैसला कर लिया था। दाऊद तो उसे देखकर इतना शर्मिंदा हो गया था कि माजरत भी ना कर सका। वो रोती हुई अपने कमरे में आई, बैग में अपना सामान ठूसा। आलिया के बौखलाकर पूछने पर कि क्या हुआ, वो फट पड़ी। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो मैं यहाँ रहकर सबकी तजलील आमेज बातें सुनूं। मैं यहाँ अब 1 मिनट भी मजीद नहीं ठहरूंगी। अभी और इसी वक्त मैं इस घर से जा रही हूँ। जिनका घर है वो संभाले। बहुत जल्द मेरे रिहाइश का इंतजाम करके आपको भी वहीं बुलवा लूंगी। उसने बैग की जिप बंद की और अपने हाथ में पकड़ा हैंड बैग दूसरे कंधे पर डाला। एक उदास और नम निगाह सोई हुई मासूम रोशनी पर डाली और घर से बाहर कदम रख दिए। आलिया भी उसके हुक्म में अरे अरे करती रह गई। अपनी दोस्त सुमा के हॉस्टल पहुंचने के 1 घंटे बाद उसे आलिया की परेशानी का ख्याल आया। फ़ोन करके अपनी हैरियत की इतला और वापस आने का ऐलान किया। आलिया बीबी उसकी हरकत का मुहर्रिक जानकर अज़हद गमगीन हो गई। हालात में उन्हें क्या से क्या बना दिया था। एक वक्त था कि जब वो बड़ी शान से अपनी हवेली में रहा करती थी। शोहर ने उनसे पसंद की शादी की थी, सो वो सारी जिंदगी ससुराल वालों के लिए नापसंदीदा रही। जो ही शोहर की आंखें बंद हुई, गोया आफियत ने भी उनसे निगाहें फेर ली। वो सारी रात तड़प तड़प कर रोती रही। सुबह हुई तो रोशनी ने उनका साथ देना शुरू कर दिया कि वो बुरी तरह उम्मीद की आदी हो चुकी थी। उसके साथ खेलती, उससे खाती हंसाती, उसके साथ सोती, और अब जब आंख खुलने पर वो ना दिखी तो उसने भी खाने पीने सोने जागने हर चीज़ से इनकार कर दिया और सिर्फ रोती रही। बाबा, मामा पास। दाऊद की गोद में आकर भी उसका एक यही राग था। दाऊद ने रोशनी की अबतर हालत देखी और यकदम भी फैसला कुन अंदाज में उठकर खड़ा हुआ। आलिया भी उसे सर झुकाए निदामत से बैठी आलिया बी की जानिब जवाब तलब निगाहों से देखा। कहाँ गई है उम्मीद, उसने पूछा था। तजलील का जहाँ गुसल एहसास, नई जगह, मुस्तकबिल के अंदेशी, उस पर उस नदी परी की याद। सोई तो सारी रात उम्मीद भी नहीं थी। कुछ देर कबल ही उसकी आंख लगी थी कि हुमा ने तकरीबन झिझोड़ते हुए उठाया। उठो मोमी, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? उसने बमुश्किल तमाम सूजी हुई आंखें खोली। शायद रोशनी अपने पापा के साथ, हुमा ने कहा था, और उसे देखा। उम्मीद ने फौरन से पेशतर अपना कंबल उतार फेंका और एक जिस्त में चारपाई से उतर कर बिना मुंह धोए या बाल सवारे कमरे से झपाक से बाहर। हुमा बड़ी मायने खेजी से मुस्कुराई थी। मामा वेटिंग लाउंज में मूमल जूं ही दाखिल हुई, रोशनी दीवाना वार दाऊद का हाथ छुड़ाकर उस तक आई थी। उम्मीद ने भी बड़ी बेकरारी से उसे अपनी बाहों में उठाया था। रोशनी जोर जोर से रोने लगी। शायद कुदरत ने इंसान के खमीर में ये चीज़ गूंदी है कि उसकी उम्र कोई भी हो, खुशी की इंतहा पर न जाने इतने बहुत सारे आंसू कहाँ से उसकी आंखों में चले आते हैं। मेरी बच्ची, मेरी रोशनी। उम्मीद उसे बेतहाशा चूम रही थी। मामा घर, उसे अपनी तोतली और अधूरे फिक्रों वाली जुबान में कहा कि मामा घर चले। दाऊद ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बस यूं ही खामोशी से अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा बगौर ये मंजर देखता रहा। हाँ, क्यों नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
ضرور چلیں گے گھر۔ ہما نے اس کا سامان لا کر اسے تھما دیا اور جاتے وقت اس کے کان میں یہ سور پھونکا تھا کہ محبت کرنے والوں کی قدر کرنا سیکھو۔ اغیار کے تانوں سے گھبرا کر خود سے محبت کرنے والوں کو کسی آزمائش سے دو چار کر دینا دانش مندی نہیں، ایک جرت مندانہ قدم جب اٹھا ہی لیا ہے تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ اور یوں بھی میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب تمہاری یہ آزمائش کسی خوبصورت بندھن میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر روزہ امید کی گھر واپسی پر ناراض ہو کر جا چکی تھی۔ انہیں سمجھانا اور ان کی بات مان جانا دونوں ہی داؤد کے بس میں نہیں تھا، اور غالباً یہی صورتحال دوسری طرف بھی تھی۔ خیر امید گھر لوٹ آئی۔ عالیہ بی نے روشنی کی حالت کے متعلق بتایا، بہت پشیمان ہوئی۔ آتے ہی اسے کھلایا پلایا نہلایا، پھر خود بھی اس کے ساتھ آرام سے سو گئی۔ مگر عالیہ بی کو اب جا کر صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا۔ ان کی پریشان نگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان سے سوتی ہوئی امید اور روشنی پر ٹکی تھی۔ اس بے نام رشتے کا کیا مستقبل تھا؟ روشنی آج 3 سال کی ہو گئی ہے دیا۔ اس کی تیسری سالگرہ بھی میں نے بڑے اہتمام سے سیلیبریٹ کی ہے۔ وہ آج پنک اور سلور رنگ کے فراک میں بالکل تمہارا پرتو لگ رہی تھی۔ اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ اور ٹھوڑی کا تل سب تم سے بہت ملتے ہیں دیا۔ اور اتنا لکھ کر داؤد گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ لکھنا چاہتا تھا کہ اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ اور ٹھوڑی کا دل سب سے تم سے بہت ملتے ہیں دیا، مگر اس کے انداز، اس کے اعتبار، نشست و برخاست سب امید جیسے ہیں۔ دیا کی روشنی اب امید کے وجود سے منعکس ہو رہی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بات دیا کو بتائے، مگر نہ جانے کیا بات ہوئی کہ وہ اس کے آگے لکھ ہی نہیں سکا۔ تبھی کسی نے بہت متوحش انداز میں اس کا دروازہ بری طرح پیٹا تھا۔ وہ چونک پڑا، ڈائری بند کر کے دروازہ مکفل کی اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی بری طرح روتی ہوئی امید کھڑی تھی۔ وہ امی کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ امید نے بے ربط سے جملے ادا کیے تھے۔ اوہ چلو، داؤد گاڑی کی چابی اٹھا کر صورت سے باہر نکلا۔ جیسے تمہیں تمہاری بیٹی عزیز ہے میرے بچے۔ اسپتال کے بیڈ پر لیٹی عالیہ بھی داؤد کا ہاتھ اپنے کامتے ہوئے ضعیف مختلف ڈرپس کی سوئیوں سے چھلنی ہاتھ سے تھامے بڑی لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ بر وقت اسپتال پہنچنے پر انہیں ٹریٹمنٹ دی گئی، مگر وہ اپنی زندگی سے مایوس اور مومل کے مستقبل سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح مجھے میری بیٹی کی بہت فکر ہے داؤد۔ اسے تم بلیک میلنگ، خود غرضی، مفاد پرستی کچھ بھی کہو، میں جانتی ہوں کہ دنیا ایک بے آسرا جوان لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ میرے بعد میری بچی کہیں کی نہیں رہے گی۔ تمہاری نیت لاکھ صاف ہے، مگر داؤد، دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ میری بچی سے تمہاری چھت کا آسرا بھی چھین لے گی۔ تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ انہوں نے بڑی آس و امید سے داؤد کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ آپ اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہیں؟ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ داؤد نے نظریں چرا کر انہیں دلاسا دیا۔ نہیں بیٹے۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ بے دلی سے چھوڑ دیا اور ہانپنے لگی۔ اتنا بول کر وہ تھک چکی تھی۔ چراغ کی اونچی لو اس کی زندگی کے اختتام کی غمازی کرتی ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ مجھے ان چند سانسوں کی مہلت کیوں دی گئی ہے داؤد۔ پھر جیسے عالیہ بی کی آواز میں تحکم در آیا، روشنی امید کے بغیر نہیں رہ سکے گی، اور نامومل بنا کسی جائز رشتے کے تمہارے ساتھ اکیلے تنہا گھر میں رہ سکتی ہے۔ ایک بار میں نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا تھا، آج تمہاری باری ہے۔ بتاؤ، اس احسان کا بدلہ چکانے کی طاقت رکھتے ہو؟ ایک مرتی ہوئی بے بس ماں ہر قیمت پر اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ بنانا چاہ رہی تھی، خواہ اس کے لیے اسے احسان جتانے جیسی رذیل حرکت ہی کیوں نہ کرنی پڑی۔ وہ کر گئی، اور داؤد خان یہ سن کر مکمل سناٹے میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد وہ ضبط کی انتہا پر کھڑا بولا تھا، داؤد خان، احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ دیا، مجھے معاف کر دو، آج تمہارا داؤد تم سے بے وفائی کا ارتکاب کرنے جا رہا ہے۔ زندگی بھی عجیب ہے، انسان کو کبھی کبھار ایسے مقام پر کھڑا کرتی ہے کہ جس سے مفر ممکن نہیں ہوتا۔ ایک زندگی اور موت کے درمیان ڈولتی ہوئی ماں، جو میری محسنہ بھی ہے، میں چاہ کر بھی اس کی بات رد نہیں کر پا رہا، اور رد کر بھی کس طرح سکتا ہوں؟ بالفرض محال اگر میں احسان فراموش بن بھی جاؤں، تب پھر میں روشنی کا کیا کروں گا؟ میں اس روشنی کا کیا کروں گا جس کی تابناکی اب امید سے مشروط ہو چکی ہے؟ نہیں دیا۔ داؤد اتنا کم ظرف نہیں کہ اپنی محبت کی خاطر 3 زندگیوں سے، ان کی امیدوں سے، ان کی توقعات سے کھیل جائے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اور وہ جوان، توانا، بھرپور طاقتور مرد اس سمے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔
रेड और फिरोजी काम से बोझल लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार में मलबूस सजी सवरी उम्मीद अपनी बड़ी मशहूर कुन आंखों को झपक झपक कर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं। इतना शानदार, मुकम्मल और सबसे बड़ी खूबी जो अमूमन सिनफ़ मुखालिफ में उनका तस्वुर की जाती है, यानी वफादार मर्द, उसका नसीब बना दिया गया था। क्या ये इनाम मामूली था? वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी सोच रही थी कि मैं दाऊद को इतनी मोहब्बत दूंगी कि उसका हाली दिल चमक उठेगा और उससे उसने मुझे अपना कर आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया है। मैं ताउम्मद उसकी आला ज़र्फ़ी का खराज उसे अदा करती रहूंगी। बी बन्नो, हुमा अंदर आती हुई बोली। वो चौंक गई, अभी से किन सोचों में गुम हो। कुछ खास नहीं, वो मध्यम लहजे में बोली। देखो मोमी, वो उसके नज़दीक बैठ गई। जैसा कि तुम मुझे बताया करती थी कि दाऊद अपनी पहली बीवी से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, इतनी कि उसके गुजर जाने के बाद भी उसकी यादों के सहारे जिंदा है। मोमी, अब जबकि उसे तुम्हारी इज्जत और नामूस की खातिर और सबसे बड़ी बात, हुमा ठहरी। मुमल बगौर उसकी बात सुन रही थी। कुछ तवक्कुफ के बाद हुमा दोबारा कहने लगी, उसे अपनी बेटी की खातिर तुम्हें अपनाया है तो तुम्हें भी उसे कुछ स्पेस देना पड़ेगी। जाहिर है तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में बेदार होने में कुछ वक्त तो लगेगा, और ये अरसा तुम्हें हिकमत और दानिशमंदी से गुजारना होगा। क्या समझी? हुमा ने बात के इख्तिताम पर उसके चेहरे के तासुरात जांचे। ये बात मैं समझती हूँ, उम्मीद ने हकीकत पसंदी से कहा। ये भी जानती हूँ कि ये राह राह पुरखार है, मगर मुझे खुद पर भरोसा है हुमा कि मैं इस राह के सारे कांटे चुनकर उसे गुलजार बना सकती हूँ। वो पुरज़म लहजे में बोली। खुश रहो। हुमा ने नम आंखों से उसका माथा चूमा था। कुछ देर बाद गवाहान की मौजूदगी में उसका निकाह हो गया। आलिया भी मारे खुशी के रो पड़ी थी, और रज़ा जो शायद शुरू से ही ये चाहता था, बार बार अपनी मुसर्रत का इजहार कर रहा था। ग्रीन शरारे में यहाँ वहाँ कदगड़े लगाती रोशनी को संभालने की जिम्मेदारी आज की रात हुमा ने अपने सर बखुशी ले रखी थी। यूं देखा जाए तो हर शख्स खुश और मुतमईन था सिवाय दाऊद के। अब उसे रुखसत करके हुजला अरूसी में ले जाया जा रहा था। ओह, आज यकीनन इस पुरस्रार ख्वाबगाह के सारे सरबस्ता राज उस पर खुल जाने थे। सरूर व मस्ती उम्मीद के अंग अंग में लहरें बहने लगी, मगर उसे पहला धचका तब लगा जब दाऊद के बेडरूम के बजाय उसे गेस्ट रूम में पहुंचा दिया गया था। ये अलग बात कि गेस्ट रूम के बजाय अब ये कमरा बेडरूम का मंजर पेश कर रहा था, और अब यहीं बैठकर उसे दाऊद की आमद का इंतजार करना था। वो रात के इस पहर लॉन की चेयर पर बैठा बेतहाशा सिगरेट फूंक रहा था कि उम्मीद ने कमरे में नई हैसियत से जाने की हिम्मत वो खुद में नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में वो रात रक्स कर रही थी कि जिस रात दिया उसके नाम से जुड़ी सेज सजाए बैठी थी। एक पल को वो उठा और उसने 2 कदम बढ़ा भी लिए, मगर फिर किसी नादीदा कुव्वत ने जैसे उसके कदमों को जकड़ लिया। तभी अंदर से रजा उसके जानिब आता दिखाई दिया। दाऊद, वो उसे बिना कुछ जताए उसके नज़दीक बैठ गया। मैं जानता हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए आग पर चलने की मुतरादिफ है, मगर दाऊद, अंगारों पर चलने वाले ही तो आखिर में फतहयाब ठहरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भाभी की यादों से दस्तबरदार हो जाओ, जानता हूँ नहीं हो सकते, मगर ये ज़रूर कहूँगा, चले जाने वालों की याद में खोकर जिंदा इंसानों को फरामोश कर देना इंसानियत नहीं। वो इतना कहकर उसका कंधा थपथपाकर वापस अंदर चला गया। दाऊद ने अर्धजली सिगरेट फेंकी और उठ खड़ा हुआ, और वाकई वो अंगारों पर चलता हुआ ही कमरे तक आया था, मगर खैर गुजरी कि उसका इंतजार करते करते वो सो चुकी थी। दाऊद के लबों से एक तशक्कुराना सांस निकली और वो वहीं सोफे पर ढेर हो गया। उसकी शबे ज़फ़ाफ़ गुजर चुकी थी। सुबह दाऊद से कबल उम्मीद जाग गई थी। यूं ही टेक लगाए लगाए वो अपने नए नवेले दूल्हा का इंतजार करते न जाने कब थक कर आंखें मूंद गई थी। अब जो आंख खुली तो सर भारी, पलकें बोझल और कमर तख्ता महसूस हुई, मगर इन सारी अजियतों से ज़्यादा तकलीफ उसे दाऊद को सोफे पर सोते देख कर हुई थी। वो अपने आंसू खुद ही पोंछती हुई उठी, वॉशरूम में जाकर कपड़े तब्दील किए, मध्यम पर्दा मेकअप साफ किया, ज्वेलरी उतारी और वजू करके बाहर चली आई। एक शाकी निगाह उस पर बेदर्द पर डाली और नमाज की नीयत बांध ली। पूरे खुशी व खुजू से नमाज की अदायगी के बाद वो मुकम्मल पुरसकून हो चुकी थी। जब वो इंसान की फिक्र को मौजूद है तब ये परेशानी कैसी। वो खुद ही अपनी हिम्मत बंधाती नमाज के कुछ देर बाद आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली आई। अरे वाह! दुल्हन बेगम इतने सवेरे बेदार हो गई। वो किचन में दाखिल हो रही थी, तब बर्नर के सामने खड़ी चाय बनाती हुमा आहट पर पलटी और उसे देखकर बेसाख्ता नारा लगाया। क्यों? उम्मीद बशाशत से मुस्कुरा कर बोली।
दुल्हन बेगम के सवेरे बेदार होने पर पाबंदी लगा दी गई है क्या? क्या बात है भई! माशाअल्लाह खूब चहक रही हो। रात दुल्हा मियाँ ने कुछ ज़्यादा ही हुस्न जहाँसोस की कसीदा ख्वानी तो नहीं कर दी कहीं? हुमा ने चाय का पानी बढ़ाते हुए कहा। बस करो यार, उसकी लतीफ़ सी छेड़छाड़ पर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए वो बोली थी, मगर दिल किरची-किरची हुआ जा रहा था। जिसके लिए वो सवारी गई थी, उसे तो शायद उसे नज़र भर कर देखना भी गवारा ना किया था। अब आराम और शराफ़त से जाकर सामने डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाओ और मुझे शर्फ़े मेज़बानी बख्शो। कल से यहाँ काम में लगी हुई हो। उम्मीद ने उसके हाथ से चाय की पत्ती का जार लेते हुए कहा, मगर हुमा ने हाथ पीछे किया और खुद ही अपने हिसाब से खोलते पानी में पत्ती डालने लगी। रहने दो भी दुल्हन बेगम, अब मैं इतनी भी फोहड़ और बेढंगी नहीं कि नई नवेली दुल्हन सहेली का घर ना संभाल सकूं। चलो फिर संभालो। उम्मीद किचन में लगी मुख्तसर सी 4 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठती हुई बोली, रात रोशनी रोशनी ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, खांसी थकी हुई थी, खुद ही आराम से सो गई। उसने चाय कपों में निकाली, कैबिनेट से प्लेट चम्मच वगैरह और फ्रिज से ब्रेड जेली मक्खन सब टेबल पर सेट करके खुद भी आ बैठी। कहाँ गुम हो यार, चाय ठंडी हो रही है। चाय हुमा ने स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा, तो वो जो सोचों के घने जंगल में भटक रही थी चौंक कर होश में आई और ठंडी सांस लेकर चाय की जानिब मुतवज्जे हो गई। घर ही पर करीबी दोस्त अहबाब को बुलाकर उसे वलीमे की दावत भी कर दी। हुमा हजारों नसीहतों के साथ अपने हौसले सुधारी। आज की रात उम्मीद ने गुज़श्ता शब वाली हमाकत न दोहराई। कमरे में आकर खामोशी से लिबास तब्दील किया। घरेलू हुलिया में आने के बाद वो रात बसर करने की गर्ज से रोशनी और आलिया के कमरे में जाने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि दाऊद कमरे में दाखिल हुआ। नजरें मिली। दाऊद के अंदाज में हद-दर्जा अजनबियत थी, मगर वो उम्मीद को कमरे से जाता देख कर बुरी तरह चौंक पड़ा। उम्मीद! सो उसने बेसाख्ता ही घबरा कर पुकार लिया। उम्मीद इस्तेजाब से पलटी। जी? कहाँ जा रही हो? रोशनी के पास। नहीं, यहीं ठहरो। वो तहकुमाना अंदाज में बोला, नहीं, आप मेरी वजह से खामखा डिस्टर्ब होंगे। वो नजरें झुकाए कह रही थी, अंदाज जताता हुआ सा था। मैंने कहा ना, यहीं ठहरो, बल्कि बैठो। मैं तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो इस दरारी अंदाज में अपने घने बालों में उंगलियां चलाता हुआ सोफे पर बैठ गया। उम्मीद उसके मुकाबिल बेड पर आ बैठी। चंद लम्हे वो यूं ही गैर मरई नुक्ते को तकता रहा, फिर जैसे चौंका। हाँ, उसने कहना शुरू किया। मैं जानता हूँ कि यकीनन ये शादी तुम्हारे लिए भी इतनी ही गैर मुतवक्के रही होगी जितना कि मेरे लिए, मगर ज़िंदगी शायद गैर मुतवक्के वाक़यात ही का नाम है। हाँ, ये बात सच है कि दिया। इतना कहकर वो ठहर गया, ऐसे जैसे वो इस नाम को पूरी तरह महसूस कर रहा हो। उम्मीद एकटक उसकी जानिब देख रही थी। मेरी ज़िंदगी उसी एक नाम से शुरू और उसी पर ख़त्म हो जाती है, मगर इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से कब जी सका है? मैं भी नहीं जी पाया। वो देखते ही देखते मुझे तन्हा छोड़ गई। अक्सर उसके सर में दर्द उठा करता था, हल्की-फुल्की मेडिसिन ले लिया करती थी वो। मेरा भी इतना ध्यान नहीं गया कि वो दर्द मामूली नहीं, दिमाग में ट्यूमर पल रहा था उसके। वो बेबसी से अपने हाथ भेजता हुआ बोला। उम्मीद ने उसकी तकलीफ़ को महसूस किया। वो मुझे छोड़ गई, मगर मैं उसे नहीं छोड़ सका। वो मुझे अपनी रूह में हलूल होती महसूस हो वो मुझे अपनी रूह में हलूल हो महसूस होती है। वो अब अपने आप में नहीं रहा था। होता तो अपनी बीवी के सामने यूँ अपनी महबूबा का तज़किरा कर रहा होता। उम्मीद को पता भी नहीं चला और उसके आँसू बिना आवाज़ बहने लगे। मैं हर रोज़ हर वक़्त उससे महवे गुफ्तगू रहता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती, मगर वो बोलते-बोलते हड़बड़ाकर बुरी तरह चौंका था, फिर सीधा हुआ। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, फिर सँभल कर कहना शुरू हुआ। देखो उम्मीद, मैं जानता हूँ कि इस नए रिश्ते के हवाले से तुम्हारी भी कुछ तवक्कुआत होंगी। मेरा ये सब कुछ तुम्हें बताने का सिर्फ़ ये मकसद है कि तुम मेरी पोज़ीशन को समझ सको। मुझे कुछ वक़्त दरकार है। अब जबकि तुम मेरी ज़िंदगी की साथी बना ही दी गई हो, तो मेरा साथ दो। मैं आलिया बी के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। वो क्या सोचेंगी कि मैं उनके कहे का मान ना रख सका। नहीं उम्मीद, ऐसा मत करो। उसने संजीदगी से उसे समझाना चाहा। आलिया भी उम्मीद ने ताज्जुब से उसे देखा। अम्मी ने क्या कहा है आपसे? दाऊद गड़बड़ा गया। वो यकीनन लाइल्म थी कि ये शादी आलिया बी की ही ख्वाहिश पर की गई है, उनकी ख्वाहिश और दाऊद की ज़रूरत। वो वो असल में अगर तुम शादी की दूसरी रात ही रोशनी के पास मुझे अकेला छोड़कर चली गई, तो मैं उनके सवालात का क्या जवाब दूंगा? दाऊद ने बर वक्त बात बनाई। मैं कोशिश करूंगी। यकीनन दाऊद की तावील उसे मुतमईन कर गई थी, इसलिए वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली,
کہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ گڈ گرل، داؤد اپنی نشست سے اٹھتا ہوا بولا۔ اب تم آرام سے یہاں سو جاؤ، مجھے کام ہے، میں تھوڑی دیر بعد واپس یہیں آ جاؤں گا۔ وہ اپنا لائٹر اور سگریٹ اٹھاتا ہوا بولا اور کمرہ عبور کر گیا۔ وہ اسے یہاں روک کر خود کمرے سے چلا گیا تھا۔ دونوں باتوں میں کیا تفاوت ہے، یہ سوچنے کے لیے بھی پوری رات پڑی تھی، اسی لیے گمسم سی امید سوچے گئی۔ دیا، امید ایک اچھی لڑکی ہے، اتنی اچھی کہ کوئی بھی لڑکا اس کی تمنا کر سکتا تھا، مگر میں اس کا تمنا ہی نہ تھا کہ مجھے تمہارا سودا ہی کافی ہے، مگر زندگی کی ضروریات کو، خواہشوں اور تمناؤں سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی۔ امید اور روشنی کے عجیب تعلق نے اس رشتے کو جنم دیا ہے اور میں اس رشتے کا احترام کرنے پر مجبور ہوں۔ ہاں دیا، امید میرے لیے محترم ہے، جیسی بے غرض محبت وہ روشنی کو دے رہی ہے، جتنے پیار اور احساس سے وہ اس کی پرورش کر رہی ہے، میں خود کو اس کا مقروض سمجھنے لگا ہوں۔ میں نہیں جانتا ہمارے رشتے کا مستقبل کیا ہے، مگر اتنا جان گیا ہوں کہ مجھے امید کا قرض چکانا ہی ہوگا۔ پھر بہت سارے دن یوں ہی عام انداز سے گزرتے چلے گئے۔ روشنی نے اسکول جانا شروع کر دیا اور عالیہ بی کی صحت دن بدن بگڑنے لگی۔ داؤد کا رویہ امید کے ساتھ ہنوز لا تعلقی لیے ہوئے تھا، ہاں، مگر وہ آتے جاتے یا اس کا سامنا ہونے پر اس سے کیسی ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ بھی پوچھ لیا کرتا، وہ بھی مشینی انداز میں۔ ٹھیک ہوں اور نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں کہہ دیا کرتی۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی راہ پکڑتے۔ اب تک تو امید برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا تھی، مگر رشتے کے ساتھ ہی احساسات بدل گئے تھے۔ وہی داؤد جو پہلے اسے عظیم لگا کرتا تھا، اب اس کی عظمت سے اسے چڑ محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے اسے دیا پر رشک آیا کرتا، اب وہ اسے حسد محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا عشق تھا صاحب، جس نے جوان خوبصورت بیوی کا وجود بھلا رکھا تھا، مگر پھر بھی وہ بڑے استقلال سے اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی اور ڈٹی رہی تھی کہ ایک دن بالکل اتفاق سے وہ روزانہ کی طرح داؤد کے آفس جانے کے بعد صفائی والی سے اپنی نگرانی میں گھر کی صفائی ستھرائی کروا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر داؤد کے ہمیشہ مقفل رہنے والے بیڈ روم کے دروازے پر پڑی۔ جھری سی دکھائی دی، اسے اپنا واہمہ سمجھ کر ٹالا، مگر نہیں، ذرا قریب آئی۔ دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا۔ داؤد کی فاش غلطی، مگر اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ افراتفری میں کام کرنے والی سے صفائی کروائی، اسے چلتا کیا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی دستر سے باہر جس چیز کو بہت سوچا گیا ہو، معجزاتی طور پر وہ شے ہاتھ لگ جانے پر انسان کو جو محسوس ہو سکتا ہے، وہی احساسات اس وقت امید کے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا کہ مخمل کے بھاری میرون اور گولڈن پردے کھڑکیوں پر پڑے روشنی کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ اسے سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے اپنے نم ہاتھوں سے بٹن آن کیا۔ یکدم ہی دودھیا روشنی نے اندھیرے کا گلا دبا دیا۔ اخروٹی رنگ کے بھاری چنیوٹی فرنیچر سے بھرا کمرہ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا تھا۔ بستر پر کھلتے ہوئے ہرے رنگ کی بادامی پھولوں والی چادر بچھی تھی، مگر اس کی نگاہوں نے اس کمرے کی خوبصورتی سراہنے کے بجائے اپنی ساری توجہ سائڈ ٹیبل پر رکھی سنہرے فریم والی دلہن کی تصویر پر کر لی تھی۔ وہ انجانی سی کشش کے زیر اثر تصویر تک آئی اور اسے ہاتھ میں اٹھا کر بنا پلک جھپکے دیکھے گئی۔ خوبصورتی کے سارے استعارے اس پر پورے اترتے تھے کہ جس کے گرد داؤد نے بڑے استحقاق سے اپنا مضبوط بازو حمائل کر رکھا تھا۔ اس نے وہ تصویر واپس رکھ دی، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی رائٹنگ ٹیبل تک آئی۔ وہاں سلور ڈیجیٹل کیمرہ رکھا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اسے آن کر دیا اور یک کے بعد دیگرے ان امر لمحوں کی چشمدید گواہ بن گئی جو دیا اور داؤد نے ایک ساتھ جیے تھے۔ جب سے آئی ہو نان اسٹاپ روئے چلی جا رہی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا؟ ہما عاجز ہو کر بولی۔ نہیں ہما، میں ہار گئی، میں اپنی زندگی کی یہ بازی بری طرح ہار گئی ہوں۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ کون سی بازی اور کیسی ہار؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ہما فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امید نے سامنے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا، خالی گلاس رکھ کر خود پر قابو پانے کے بعد بولی۔ آج اتفاقاً داؤد اپنے اور دیا کے بیڈ روم کے دروازے کو کھلا چھوڑ گئے تھے۔ ہما، شادی سے قبل مجھے وہ کمرہ انمٹ محبتوں کا امین پر اسرار لگا کرتا تھا۔ ظاہر ہے جتنے اہتمام سے داؤد اسے بند رکھا کرتے تھے، اس کے متعلق متجسس ہونا فطری بات تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا اسرار مجھ پر یوں کھلے گا کہ میرا وجود ہی لاپتہ ہو جائے گا۔ وہ پھر رونے لگی۔ ہوا کیا؟ اس ہما کی سمجھ میں ہاک نہ آیا۔ اسے روتے سسکتے ساری رویداد سنا دی۔ بس اتنی سی بات۔ ساری بات سن کر ہما نے دانشمند کی طرح نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ اتنی سی بات ہے ہما؟ وہ شخص ٹوٹ کر دیوانوں کی طرح اپنی
बीबी को चाहता है और शायद सारी उम्र चाहता रहेगा, तो इस सारे किस्से में मैं कहाँ मौजूद हूँ? वो अफ़सुर्दगी से बोली, तुम उसके घर में, उसकी ज़िंदगी में मौजूद हो, उसकी बेटी की माँ हो तुम, उसकी ज़िंदगी की हकीकत हो, और वो एक साये की मोहब्बत में गिरफ़्तार है और तुम साये से डर रही हो। उम्मीद, इतनी कम हिम्मत तो तुम कभी ना थी। वो साया मेरी ज़िंदगी पर हावी है हुमा। दाऊद ने आज तक मुझे बीवी के रूप में कबूल नहीं किया। उसने रोते हुए इंकशाफ किया। हुमा इस बात पर बुरी तरह चौंकी, फिर गहरे तफक्कुर में डूब गई। कुछ देर बाद लब कुशा हुई तो आवाज़ में गहरी संजीदगी और ठहराव था। ठीक है, नहीं किया तो कर लेगा। अभी तुम्हारी शादी को महज चंद माह ही तो हुए हैं और तुम अभी से सुदो ज़ियां के चक्कर में पड़ गई तो खाली हाथ रह जाओगी। अब इन शिकायत पर दिल छोटा करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सब तुम्हें शादी करने से कबल सोचना चाहिए था। ये बात पहले ही से तुम्हारे इल्म में थी कि वो अपनी पहली बीवी से शदीद किस्म के इश्क में मुब्तला है। अब यूं रो धो कर रकाबत में जल कर कोड़ने से तो कुछ नहीं होगा। अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो तुम्हारा शोहर है। वो ताल्लुकात इस्तवार करने में पहल नहीं कर रहा। तो ये कदम तुम ही उठाओ। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखो, अपने होने का एहसास दिलाओ, उससे रोशनी के मुतालिक बातें शेयर किया करो। उसने अपने दिलो दिमाग को खोल में बंद कर रखा है, तुम वो खोल चटकाने की कोशिश करो। उसके गिर्द अपनी खिदमत गुजारी और अतात गुजारी का ऐसा मजबूत जाल बना दो कि वो उससे बाहर निकल ही ना पाए। उसकी बातें गौर से सुनती बोली, मगर इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ेगा? करके देखो, आज़माइश शर्त है। उसने बात ख़त्म कर दी। मगर ये सब करने की नौबत ही ना आई कि कुदरत ने इन दोनों को नज़दीक लाने के लिए मौका फ़राहम कर दिया। उस रोज़ सरे-शाम ही से आलिया बी की तबीयत उखड़ी-उखड़ी सी थी। रात पड़ते-पड़ते उन पर बेहोशी तारी हो गई। उम्मीद को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। दाऊद उन्हें अस्पताल लेकर गया, मगर बेसुध। मुसाफिर अपना सफ़र तमाम कर चुका था। उम्मीद की ज़िंदगी में तूफ़ान सा दर आया। वो बिलख-बिलख कर किसी छोटी बच्ची की तरह रो रही थी। उमा उसकी दुगरगूं हालत देखकर खुद भी रो पड़ी, मगर फिर भी उसे सब्र की तलकीन मुतवातिर करती रही, मगर उससे सब्र आ ही नहीं रहा था। दाऊद की आंखें भी नम थीं। आज आलिया बी के इंतकाल को 7वां रोज़ था, मगर उम्मीद की बेकरार रूह को किसी पर चैन न था। दाऊद हज़मे मामूल सोफ़े पर नीम दराज सिगरेट फूँकने में मशगूल था, जब बड़ी मुश्किल से सोई हुई उम्मीद चीख मार कर उठ बैठी। अम्मी, अम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई अम्मी? आपने मुझे अकेला छोड़ते हुए मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं किया कि मैं आपके बाद कैसे रहूंगी। वो रोते हुए मुसलसल उन्हीं अल्फाज की गिरदान कर रही थी। दाऊद, जो बहुत गौर से उसे देख रहा था, कुछ देर आलम तज़व्वुज़ में रहा, फिर सिगरेट ऐशरे में बुझा कर उस तक आया, उसके करीब बैठ कर बोला, क्यों रोती हो उम्मीद? क्या मैं और रोशनी तुम्हारे नहीं? वो रोना भूल कर उसे तहय्युर से देखने लगी, और दाऊद ने उसे खुद से लगाते हुए कहा था, अब मत रोना, मैं और रोशनी तुम्हारे ही हैं, तुम अकेली नहीं। ठीक ही कहा था हुमा ने कि वो एक साये के खौफ में मुब्तला थी। ये शानदार घर उसका था, दाऊद जैसा बेमिसाल शख्स उसका था, रोशनी उसका दम भरती थी। दाऊद ने उसे एतबार बख्शा तो उसने भी अपनी सारी मोहब्बतें उसी पर लुटा दी। वो एक अतात गुजार फरमाबरदार बीवी थी। दाऊद भी उसकी सारी ज़रूरियात का ख्याल रखता। उम्मीद ने सारे घर की तज़यीन व आराइश अपनी मर्ज़ी से की। दाऊद ने एतराज़ न किया। लॉन में अपनी मर्ज़ी से कुछ नए पौधे लगाए, बीज बोए, मगर जब वो एक सूखा खुश्क पीला पड़ता मोगरे का पौधा उखाड़ने लगी, तब वो बेसाख्ता बोल उठा, मम्मी, इसे यहाँ से ना उखाड़ना। क्यों? खुश्क और बदनुमा हो गया है। क्यारी की सारी खूबसूरती इसकी वजह से गहना रही थी। मेरी नज़र से देखो, इससे खुशनुमा और तरोताज़ा पौधा इस रुए ज़मीन पर नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मगर यार, इस घर को खरीदने के बाद इस लॉन में ये पहली चीज़ थी जो मैंने बड़े अरमानों से बोई थी। अरे, उम्मीद हंस पड़ी। ठीक है बाबा, नहीं हटाती इसे अब खुश। वो यकीनन एक अच्छी बीवी थी जो शोहर की बातों की ज़्यादा कुरेद नहीं करती थी। उम्मीद ने अपना और दाऊद का बेडरूम भी अपनी मर्ज़ी से सँवार लिया था। क्या हुआ जो आज भी दाऊद अपना और दिया का बेडरूम मुकफ़्फ़िल रखता था। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पुरस्कार पहलू ज़रूर होता है। उम्मीद ने ज़िंदगी से यही सीखा था कि कुछ राज़ों पर हमेशा पर्दे ही पड़े रहने चाहिए, हिजाब उठ जाएँ तो ज़ख्म खुल जाते हैं। अब इतने साल बाद दाऊद पर, उसके घर पर और उसके दिल पर बिला शिरकत गहरी उम्मीद की हुक्मरानी थी। गुज़रते वक़्त ने उनके रिश्ते को मज़ीद मज़बूत किया था। उनकी सिवाय रोशनी के कोई और औलाद ना हो सकी। ये बात अक्सर उम्मीद को मलूल और दिल गिरफ्तार कर देती, मगर रोशनी इतनी प्यारी और फर्माबरदार वफादार बेटी थी कि उम्मीद के दिल से रफ्ता रफ्ता ये कसक जाती रही। उनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए कि दुनिया कभी उन किसी को चैन से जीने नहीं देती। दुनिया कदम कदम पर उसे सौतेली माँ होने का एहसास दिलाती रही। उसने तमाम हालात का मुकाबला किया, और सच तो ये है कि ये दाऊद ही था जो उसके गिर्द हिसार और कड़ी धूप में सर पर साइबान बन गया था। मगर कभी कभार उसके दिल में खदशे सर उठाते थे। रोशनी की ज़िंदगी के फैसले का इख्तियार उम्मीद को सौंप कर दाऊद ने इन खदशात का सर कुचल दिया और उसकी रियाज़त को सुनहरा ताज पहनाकर उसे सुर्खरूई बख्शी थी।
दिया, कल तुम्हारी रोशनी इस घर से रुखसत हो जाएगी। बिलाशुबा उम्मीद ने उसकी तालीम और तरबियत पर उस बेहतरीन अंदाज से मेहनत की है कि आज मुझे अपने इस फैसले पर फ़ख्र और इत्मीनान महसूस होता है और मेरा दिल खुदा के बाद आलिया बी का अज़हद शुक्रगुज़ार है। सच तो ये है कि जिस वक्त आलिया बी ने अपने एहसान का बदला मुझसे उम्मीद के साथ शादी की सूरत में मांगा था, मुझे उनका ये मुतालबा बेहद खुदगर्जाना ही लगा था और मेरा दिल कतई उसका साथ कबूलने पर राजी ना था। और फिर मेरे सामने रोशनी और उसकी उम्मीद के लिए तड़प और मोहब्बत भी थी और खुद रोशनी की परवरिश का मसला भी दरपेश था। ये बात तय है दिया कि कुदरत जो हमारे लिए पसंद करती है उसी में हमारी भलाई मुज़म्मिर होती है। बेशक उम्मीद ने रोशनी को बहुत अच्छी तरह संभाला, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। वो एक बेहतरीन माँ और अच्छी बीवी है। मगर दिया, मेरे दिल में कभी-कभी ये ख़्याल बड़े शिद्दत से दर आता है कि अगर आज तुम यहाँ मेरे पास मौजूद होतीं तो इस बेरंग ज़िंदगी के मनाज़िर किस रंग में रंगे होते। शायद रो पहले गुलाबी, अरगवानी या फिर धानी, कुछ मालूम तो नहीं, मगर फिर भी कभी-कभार मैं न जाने यही सोचता रहता हूँ। उसने लिख कर डायरी बंद कर दी। कमरे में घुटन बढ़ने लगी। वो लंबी-लंबी साँसें लेने लगा, मगर एकदम कमरे से बाहर कदम बढ़ा दिए, मगर बेध्यानी में सालों पहले की तरह कमरे का दरवाज़ा मुकफ़्फ़िल करना भूल गया। सारी रात गुजर गई, मगर दाऊद के अंदाज़े नशिस्त में तब्दीली वाक़ई न हुई। यहाँ तक कि नौकर बेदार हो गए। वो किसी हारे हुए फाते की तरह बैठा था। शरफुद्दीन उसे चाय का पूछे चला आया। आह चाय! वो बुरी तरह चौंक कर हाली उस जहनी के आलम में उसे देखने लगा। क्या सुबह हो गई? जी साहब, उसने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। बल्कि अब तो खासा दिन चढ़ आया है। अच्छा, वो तहय्युर से बोला। फिर संभल कर कहने लगा, हाँ, ले आओ चाय, मैं कमरे में हूँ अपने। वो बड़ी दिक्कतों से उठा, जैसे हज़ारों मन बोझ किसी ने उसके वजूद पर लाद रखा हो। बेचारे साहब जी! शरफ़ुद्दीन उसे शिकस्ता कदमों से अपने कमरे की तरफ जाते देख कर सोचने लगा। इकलौती बेटी को ब्याह कर कितने गमगीन हैं, मगर तुम क्या भूल गए शर्फ़ू? तुम भी तो अपनी धी रानी को ब्याह कर कितने ही रोज़ यूँ ही अफ़सुर्दा फिरे थे। सच है, बेटी बड़ी प्यारी चीज़ है, उसे किसी अनजान को सौंप कर कलेजा काँपता ही रहता है। वो सर झटक कर चाय बनाने चल दिया। सुबह के 10 बज चुके थे, मगर प्रोफ़ेसर हुमा यज़दानी ने अपनी बिखरी हुई, उलझी हुई शिकस्त-मुर्दा जज़्बाती सहेली जो रात भर रोती रही थी और सुबह के करीब जाकर कहीं सुकून आवर दवाई के ज़ेर असर सोई थी, को अब तक नहीं जगाया था। अच्छा था कि वो खुद ही जागती। रात रोशनी की शादी के फंक्शन से लौटने के तकरीबन डेढ़ 2 घंटे बाद उसका फ़ोन आया था। उसे बस इतना कहा कि मुझे अभी और इसी वक़्त तुम्हारी तरफ आना है। हो सके तो प्लीज़ अपने ड्राइवर को भेज दो। और हुमा इतनी अक्लमंद तो बहरहाल थी ही कि बिना सवाल किए उसका मुतालबा पूरा कर दिया। वो आई हाथ में सूटकेस था। हुमा ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया, मामूल के मुताबिक उसका इस्तकबाल किया। उसके साथ चाय पी। वो इस तमाम अरसे में बिल्कुल खामोश रही, फिर रोने लगी और बेरब्त से अंदाज़ में अपना दुःख, अपना शिकवा, अपना दर्द सब कुछ उसके सामने उगल दिया। हुमा ने सब कुछ खामोशी से सुना, उसका गंदा मोहब्बत से दबाया, नींद की गोली खिलाई और आराम से सो जाने की तलकीन के साथ कमरे से बाहर निकल गई और अब उसी तहम्मुल और सुकून से उसकी बेदारी की मुंतज़िर थी। खुद उसका बेटा पढ़ाई की गर्ज से मुल्क से बाहर था। शोहर जस्टिस एसएम इकबाल किसी कॉन्फ्रेंस के लिए सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। बेगम साहब, अब तो 10 बज चुके हैं, आपका नाश्ता बना दूं? जरीना ने आकर पूछा। ऐसा करो, वो जो आराम कुर्सी पर बैठी आज का अखबार देख रही थी, अखबार से नज़र हटाकर सोचती हुई बोली, बनाना शुरू कर दो, मेरा और उम्मीद हम दोनों का। शायद इतनी देर में वो जाग जाए। यही हुआ, नाश्ता बनने के दौरान वो जाग गई। हुमा ने बसदे इसरार उसे नाश्ता करवाया, फिर चाय लेकर उसके साथ लॉन की जानिब निकल आई। सर्दियों के दिन थे। शाहावर भी ठिठरा हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी हल्की तपिश वाली किरणें जिस्म को भली लग रही थीं। अब कैसा महसूस कर रही हो? हुमा ने पूछा। पता नहीं, उम्मीद का चेहरा सुता हुआ और आवाज़ नाहमवार थी। हुमा ने पुरसोच हुंकारा भरा। रोशनी की शादीशुदा ज़िंदगी की अव्वलीन सुबह, क्या तुम्हें रोशनी को लेने उसके घर नहीं जाना है? कौन रोशनी? उम्मीद ने गर्दन उसकी जानिब मोड़ कर हद दर्जा बेगानगी से पूछा। तुम्हारी बेटी। हुमा मद्धम सी मुस्कुराई। वो मेरी कुछ नहीं लगती। आवाज़ भर्राने लगी। 18 साल खुद को उसकी खातिर हलकान क्यों किया फिर? बड़ी नादानी हुई मुझसे। वो चलते चलते थक कर लॉन चेयर पर आ बैठी और हाँफने लगी। नाराज दाऊद भाई से हो? हुमा भी वहीं आ बैठी। तो फिर खुद को और रोशनी को सजा क्यों दे रही हो? मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उम्मीद चिल्लाई। नाराज अपनों से ही हुआ जाता है, जब वो मेरे कुछ लगते ही नहीं तो मेरी नाराजगी कैसी? तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते?
हुमा प्लीज़ तुम मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करना। मैं अब कुछ नहीं समझना चाहती। मैंने इतने साल उस शख्स से टूट कर मोहब्बत की, उसकी औलाद पाली, उसका घर सँवारा, उसकी ज़रूरियात का खुद से बढ़कर ख़्याल रखा और उसने उसने बदले में मुझे क्या दिया? अपने दिल में थोड़ी-सी जगह तक ना दे सका। उसने बहालत मजबूरी मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। मजबूरी के तहत मेरा साथ निभाता रहा, मुझे ज़रूरत की तरह बरतता रहा। क्या तुम मेरी अज़ियत समझ सकती हो? हरगिज़ नहीं। उसने अपने हाथों से अपनी डायरी में लिखा है कि वो मेरा शुक्रगुज़ार है, मेरा मकरूज़ है, ज़िंदगी का साथी है, मगर मोहब्बत मोहब्बत वो आज भी उसी दिया से करता है हुमा। मेरी तो उम्र रैगां गई उस शख्स के पीछे। वो फूट-फूट कर रो दी। हुमा मतानत से मुस्कुराई। यकीन मानो उम्मीद, मुझे तुम्हारी जैसी बेअक़ल औरत मेरी निगाह से आज तक नहीं गुज़री। वो तुम्हारा मशकूर है, ज़िंदगी का साथी है, तुम्हारी मोहब्बतों और वफ़ाशियारी का कर्ज़दार है और तुम यहाँ बैठी मोहब्बत को रो रही हो। मोहब्बत ही की कमी तो रुलाती है। हरगिज़ नहीं, मोहब्बत की कमी शायद दिल दुखाती है, मगर औरत की ज़िंदगी में रोने के लिए और बहुत सी बातें मौजूद हुआ करती हैं उम्मीद। इकबाल एक वकील हैं, दिन-रात उनके पास ऐसे मुतअद्दिद केसेज़ आते हैं कि तुम सुनो तो दंग रह जाओ। अपना दर्द भूल जाओ और फिर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर दाऊद भाई तुमसे शादी के बाद किसी और से मोहब्बत कर बैठते या मोहब्बत छोड़ किसी से अफेयर चला लेते या कोई ताल्लुक कायम कर लेते, तब तुम उनका क्या बिगाड़ लेती? ऐसे मकामात तो शादीशुदा मर्द हज़रात की ज़िंदगी में अक्सर आ जाते हैं। इस मकाम पर तुम्हारा इक़दाम क्या होता? वो इस किस्म के मर्दों में से नहीं है, उम्मीद बेसाख्ता बोली। मैं यही तो तुम्हें समझा रही हूँ कि अपनी उम्र के इस हिस्से में आकर क्यों अपनी रियाज़त खाक में मिला रही हो। वो रिसानियत से बोली। मगर मोहब्बत, क्या मोहब्बत की कोई हकीकत नहीं? सच तो ये है हुमा कि रूह की प्यास सिर्फ सच्ची और पुरखलूस मोहब्बत ही से बुझती है। ये सब किताबी बातें हैं। हुमा ने इस्तेज़ाइया कहा, अगर होता ना तुम्हारा शोहर कोई हठ बदजुबान, बदलिहाज और माली लिहाज से गैर मुस्तहकिम शख्स, तब मैं तुमसे ये रूह की प्यास के फ़लसफ़ों की हकीकत पूछती। अब की बार उम्मीद खामोश रही। ज़िंदगी में मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता, अक्लमंद वही है जो इस रम्ज़ को समझ ले। ज़िंदगी आसानी से गुज़र जाती है। उम्मीद गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। बाबा दाऊद अपने कमरे में अंधेरा किए आंखों पर बाजू रखे बेड पर दराज हिसाब जिंदगी में मसरूफ थे। तभी उनके कानों में ये जानी पहचानी जिंदगी से भरपूर खनकदार आवाज गूंजी। उन्होंने चौंक कर आंखों से बाजू हटाया। मैं आ गई। वो कमरे में दाखिल होकर खिड़कियों से पर्दे हटाते हुए बोली। कमरे का बोझल अंधेरा खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। वो सूरज से उठ बैठे। कैसे आई? कौन लेकर आया है तुम्हें? वो हैरानी से पूछने लगी। शोएब, शोहर के साथ आई हूँ। और कौन लेकर आता? वो धप से उनके नजदीक बैठ गई। आप दोनों की इतनी याद आ रही थी, जैसे ही शोएब जागे फटाफट उनके साथ यहाँ आ गई। वो लाड़ से दाऊद के कंधे पर अपना सर रख कर बोली। दाऊद का हाथ बेसाख्ता उसके रेशमी बालों वाले सर पर ठहरा। बहुत गलत बात है रोशनी, ना जाने शोएब क्या सोचता होगा। फिर रिवाज के मुताबिक हमें तुम्हारे घर तुम्हें लेने आना था। वो तंबीहन बोले, मगर लहजे से पिदराना शफकत साफ झलकती थी। वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो दाऊद के कंधे से अलग होते हुए बोली। और अगर आप लोगों ने आना था तो अब तक आए क्यों नहीं थे? वो मुंह फुलाकर बोली। वो दरअसल इस सवाल का दाऊद क्या जवाब देता? अच्छा छोड़ें। वो बेड से उठती हुई बोली, मामा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, बहुत सी बातें शेयर करनी है। वो बोलती हुई कमरे से जाने लगी। तुम्हारी मामा ये घर छोड़कर जा चुकी हैं। दाऊद की पस्त मगर गंभीर आवाज सुनाई दी। रोशनी यकदम ठहर गई, फिर मुड़ी। घर छोड़कर चली गई? मगर क्यों? वो ताज्जुब से बोली। शायद मेरी ही किसी बात पर नाराज हो गई है। दाऊद नजरें चुराते हुए बोले। चंद साने रोशनी बिल्कुल दिया किसी अंदाज में कमर पर हाथ टिकाए उन्हें शाकी नजरों से देखती रही, फिर बोली। और आपने उन्हें जाने दिया? रोका क्यों नहीं? वो जिरह करने लगी। रोका था, नहीं रुकी। वो बेचैनी से उठ खड़े हुए। ओह वेरी सैड, यकीनन बहुत सीरियसली हर्ट हुई हैं। वो खुद कलामी करने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दाऊद फिक्रमंदी से कमरे में टहलने लगे। कुछ भी करें मगर उन्हें मना ले बाबा। मैं जिंदगी में दूसरी बार अपनी माँ से महरूम होना नहीं चाहती। मान उसकी आवाज़ गुलगीर हो गई और आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। हाँ, मैं उसे ज़रूर मना लूंगा। मेरी बेटी की ज़िंदगी में दूसरी बार मैं अपना हमसफ़र खोना नहीं चाहता। और फिर दाऊद रोशनी ही को साथ लिए हुमा के घर चला आया। जाहिर है उम्मीद का ज़िंदगी में दाऊद और रोशनी के बाद अगर कोई था तो वो हुमा ही थी। मुलाज़िमा ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, अंदर उनकी आमद की इत्तला पहुंचाई। कुछ देर बाद चाय और हुमा एक साथ आते दिखाई दिए। हुमा ने बड़े प्यार से रोशनी को साथ लगाकर दुआ दी और मुस्कुरा कर कहने लगी, अपनी मामा को लेने आई है नई नवेली दुल्हनिया। भाई ये तो एक नई रस्म ईजाद हो गई। रोशनी फीकी सी हंसी हंसती। दाऊद संजीदगी तारे किए बैठा था। जी आंटी, सुबह घर आने पर पता चला मुझे कि मामा किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़ आई हैं। तो उसकी नाराजगी गलत है? उसने बराह रास्त खामोश बैठे दाऊद को मुहातिब किया।
کیا اتنے برس بےلوث محبتیں لوٹانے والی کو اتنا حق بھی حاصل نہیں کہ اپنی ناراضی ہی جتا سکے؟ وہ مزید بولی، ناراض ہونے کا حق بھی حاصل ہے اور جتانے کا بھی، مگر پتہ تو چلے کہ آخر وہ اتنے نازک موقع پر کس بات پر ناراض ہو کر گھر چھوڑ آئی ہے۔ داؤد سنبھل کر بیٹھ گیا اور ناگواری سے بولا، موقع کی نزاکت کا احساس اسے بھی ہے، مگر لگتی ہے نا کبھی کبھی ایسی چوٹ دل پر کہ اس چوٹ کا درد انسان کو ہر شے سے ماورا کر دیتا ہے۔ ہما اپنی سہیلی کا کیس بڑی جاں پیشانی سے لڑ رہی تھی۔ کیسی چوٹ، کہاں کا درد، کچھ پتہ تو چلے کہ سارے گھر کی ملکہ اور سیاہ سفید کی مالک ہے وہ۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو وہ یوں گھر چھوڑ کر چلی آئی؟ داؤد گلہ آمیز ناراضی سے بولا۔ روشنی خاموشی سے روشنی خاموشی سے ٹکر ٹکر کبھی داؤد تو کبھی ہما کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر ہما اپنے ازلی متین انداز میں مسکرائی۔ گھر کی ملکہ یہ بات جان گئی ہے کہ اس کی راجدھانی کسی کے دل پر قائم نہیں ہو سکی۔ داؤد اس بات پر کچھ بے چین، کچھ پشیمان دکھائی دینے لگا، البتہ روشنی کے سر سے یہ بات گزر گئی تھی۔ یہ سچ نہیں ہے، داؤد پورے لہجے میں بولا، میں نے آج تک اسے ایسی کوئی بات نہیں جتائی، بلکہ ہمیشہ اسے محبت، عزت اور مان دیا ہے۔ بات کس قدر درست ہے؟ ہما شائستگی سے بولی، آپ نے ہمیشہ ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کا بہت خیال رکھا ہے، یہ بات وہ بھی تسلیم کرتی ہے، مگر دکھ دراصل اسے اس بات کا ہے کہ وہ آپ کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکی۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، داؤد پرزور لہجے میں بولا، جو دل میں موجود نہ ہو وہ زندگی میں کیسے موجود رہ سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے کہ کوئی آپ کی زندگی میں موجود نہ ہو کر بھی آج تک آپ کے دل میں موجود ہے، ہما بولی۔ داؤد کو اس کی برجستگی نے لاجواب کر دیا، تبھی روشنی ان کی بحث سے اکتا کر بولی، یہ آپ لوگ کس قسم کی فلسفیانہ باتوں میں الجھ گئے ہیں؟ آنٹی پلیز مجھے ماما کے پاس لے چلیں، وہ ناراض ہے، مگر دیکھیے گا کہ میں انہیں منا لوں گی۔ تم کیوں مناؤ گی بیٹا؟ ہما دھیمے سے مسکرا کر متانے سے بولی، دل کو درد جس نے دیا ہے مرہم بھی وہی لگائے، تو اس بار بات بنے گی کہ چوٹ اس بار اسے بڑی گہری پہنچی ہے۔ ہما کی بات پر چند ثانے ماحول میں خاموشی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، لمحاتی توقف کے بعد داؤد بڑے مضبوط لہجے میں گویا ہوا، داؤد خان نے نادانستگی میں اس کا دل دکھا دیا ہے اور اب اسے معافی بھی وہی مانگے گا۔ میری آنکھ میں موجود تل کو وہ میرے بے وفا ہونے کی نشانی سمجھتی تھی، مگر گواہ ہیں سب کے داؤد خان بے وفا نہیں تھا۔ بسد احترام ہما داؤد کو اپنے اسٹڈی روم کے دروازے کے باہر چھوڑ کر ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ سے نواز کر وہیں سے واپس پلٹ گئی، اور وہ اپنی شخصیت کے تمام تر تم تراک کے ساتھ اندر داخل ہو گیا کہ جہاں گویا زمانے سے چھپ کر اس وقت امید بنا لیے بیٹھی تھی۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر بے طرح چونکی، دوسرے پل اسے ہما کی غداری پر بے طرح تاؤ چڑھا، پھر تیسرے ہی پل وہ اپنی سبی و ملیح چہرے پر چٹانوں کی سی سختی طاری کیے ٹھس سی بیٹھ گئی، جبکہ اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اضطراری انداز میں چکراتا داؤد محو گفتگو تھا۔ دیا نہ رہی، مگر اس کی زندگی میں دیا کی روشنی تو تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس روشنی کے سہارے اس کی زندگی کے سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے، مگر جلد ہی اس کی یہ خوش امیدی دم توڑ گئی کہ روشنی تو خود دیا کے وجود کی رہین منت تھی۔ دیا نہ رہی تو روشنی کا وجود بھلا کیوں کر سلامت رہ سکتا تھا؟ چاروں اور اندھیرا بڑھ رہا تھا کہ تبھی اس کی زندگی میں امید کی ایک کرن چلی آئی، اور چشم زدن میں چہار اطراف یوں پھیلی کہ داؤد کی زندگی میں پہلے سارے اندھیرے اپنا سیاہ منہ چھپا کر کہیں دور چلے گئے۔ وہ امید کا احسان مند رہا، ممنون رہا، مشکور رہا، پر اسے محبت نہ کر سکا۔ یہی کہیں گے نا آپ؟ وہ جو لا تعلق سی بنی بیٹھی تھی داؤد کے ان جملوں پر تڑپ کر بے اختیار اس کی بات قطع کر بیٹھی، اور داؤد یہ سن کر اپنی جگہ ٹھہر گیا، پھر ایک ایک قدم جیسے سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہوا سرمئی کاؤچ پر براجمان امید تک پہنچا، اور پھر ایک روز اس بے غرض و بے دوست وفا شعار کے قدموں میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا تم سے، بس یہ کہہ ہی نہ سکا۔ وہ اس کے مقابل بیٹھا، براہ راست اس کی آنسو بھری آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد سے بولا، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ وہ جیسے کند چھری سے ذبح ہوئی۔ آپ آج بھی دیا سے محبت کرتے ہیں، میں صرف آپ کی ضرورت ہوں۔ دیا میری محبت تھی، امید، اور تم میری محبت ہو، اور تم جانتی ہو کہ داؤد جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر میں آپ کی محبت ہوں تب پھر آپ کو آج بھی اپنی تنہائیوں میں دیا سے مخاطب ہونے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وہ احتجاجاً چیخ پڑی تھی۔ داؤد جان گیا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، سو ایک لہجہ توقف کے بعد ملول مگر گمبھیر لہجے میں بولا، کیا ہم خاص مواقع پر دنیا سے گزر جانے والے اپنے پیاروں کو یاد نہیں کیا کرتے؟ امید تو بس تم یہی سمجھ لو وہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ تھا جس کی گرفت میں آ کر میں مغلوب ہو گیا، وگرنہ یہ داؤد خان جو تمہارے سامنے کھڑا ہے دل و جان سے سرتفا تمہارا ہے، چاہو تو آزما کر دیکھ لو، اور اس لمحے
امید نے اس کی شفاف آنکھوں میں کسی کا دیا کا نہیں واقعی اپنا عکس دیکھا اور انجانے سے احساس میں گھر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ اتنا تو جانتی ہی تھی واقعی داؤد خان جھوٹ نہیں بولتا۔ امید نے مجھے معاف کر دیا ہے دیا، میں اسے منا کر گھر واپس لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بلا شبہ بہت اعلیٰ ظرف اور بہترین رفیق حیات ہے، تو کیا میں اب بھی اسے اپنی محبت اور وفاؤں کا بلا شرکت غیر مالک نہ بناتا؟ اور میں بناتا یا نہ بناتا، بہرحال وہ حقدار ہے کہ اس کی بے لوث ریاضت کو میں رائیگاں نہ جانے دوں۔ سو اس لیے آج میں نے 20 سال سے مکفل میرا اور تمہارا کمرہ کھول دیا ہے۔ موگرے کا وہ مرجھایا ہوا پودا بھی اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا کہ جس کی اتنے برس میں سخت موسموں سے حفاظت کرتا رہا۔ اپنے اب میری وارڈروب امید کے پسندیدہ رنگوں سے سج گئی ہے، اور دیا مجھے یہ اور مجھے یہ دیا اور مجھے یہ سب کرتا امید دیکھ کر امید کے چہرے پر جو آسودگی بکھری ہے اور اس کی آنکھوں میں جو چمک آ پڑی ہے، اسے میں لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے امید سے سچ کہا تھا دیا کہ تم میری محبت تھیں، سو میرے دل میں ہمیشہ ایک حسین یاد بن کر دھڑکتی رہو گی۔ مگر دیا، ایک اعتراف میں تمہارے سامنے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے واقعی امید سے محبت ہے۔ سو آج کے بعد میری تنہائی صرف اور صرف امید کے نام ہوگی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ داؤد خان بے وفا نہیں۔ اس نے سفید کاغذ کو سیاہ ڈائری میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔